स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कि स्टडी IQ का 18 दिसंबर से कोर्स शुरू हो रहा है ऑन द CSIR SO ASO एग्जाम, जहां पे आप स्टडी IQ वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन पे जाकर उस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जाके CSIR सर्च करना है, लाइव बैच दिखेगा। लाइव बैच के अलावा बुक्स भी अवेलेबल है, जिसमें आप एडमिशन ऑब्वियसली बुक्स अलग से लेकर एडमिशन के साथ प्रॉपर कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए और लोएस्ट कॉस्ट पे एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको अदर ऑफर्स पे क्लिक करना होता है, अप्लाई प्रोमो कोड या कूपन कोड पे क्लिक करना होता है, तब जाकर ये वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगा के 4999 का पड़ता है। आप और कोई कोड लगाएंगे, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल भी थे अभी दो, आपके पास और दो ऑप्शन भी थे, इंडिया अप्लाई करके तो 5999 का पड़ेगा आपको, उसमें फिर डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा एक्स्ट्रा। या आप लाइव लगाएंगे तो आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ दैट ओनली वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट लोएस्ट कॉस्ट पे, मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, ये हमारा टाइम टेबल है। 18th मतलब आज से, अभी से ओरिएंटेशन इसका शुरू हो रहा है। ओरिएंटेशन के बाद इसमें 20th से मतलब परसों से इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो जाएंगी दोपहर 2 से 5 के बीच में। हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपका शाम को 6 से 9 के बीच में, और बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे कंटिन्यू रहेंगे। सिमिलरली आपको बाकी जो हमारे जैसे नोट्स हो गए, जैसे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हो गई, वो सब इसी बैच में मिलेगा। तो जरूर इसका फायदा लीजिएगा और याद से वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाइएगा। नमस्कार, स्टडी IQ IAS पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वसु कटारा और आज के सेशन में हम इन्फ्लेशन के टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक प्रीलिम्स और मेंस 2024-25 एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं। आगे चलने से पहले आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कहां हो सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वसु कटारा स्टडी IQ, आप नीचे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज वसु कटारा स्टडी IQ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले इसका प्रीलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है टॉपिक का, और मेंस एग्जाम में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में तो सीधा 1 से 2 सवाल आ ही जाते हैं इन्फ्लेशन के टॉपिक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपके मेंस में भी एक क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए टॉपिक पर, डायरेक्टली नहीं, जुड़े हुए टॉपिक पर आ सकता है, इसीलिए इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सेशन की शुरुआत से पहले, ये सेशन बाइलिंगुअल होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी एनिमेशंस, काफी पिक्चर्स, इमेजेस का सहारा लिया गया है आपको टॉपिक्स समझाने के लिए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ चीजों का दाम बढ़ता है तो उसे आप इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों का दाम बढ़ना, एन इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ चीजों के दाम बढ़ने को महंगाई नहीं कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई, कि ऐसा हुआ कि आज आप टमाटर लेने गए 50 रुपए किलो था, फिर अगले दिन आप टमाटर लेने गए तो रेट बढ़कर 100 रुपए किलो हो गया। हाँ, एक चीज की महंगाई बढ़ी है, बट ये जनरल ट्रेंड नहीं है इकोनॉमी में। अगर जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड आप देखते हैं कि आमतौर पे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, द एवरेज प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ऐसे देख पा रहे हैं कि एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, तब आपको पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन हुआ है। मतलब सिर्फ एक दो चीजों का नहीं, नॉर्मली ज्यादातर चीजों का दाम जब इकोनॉमी में बढ़ता है, राइट। और इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होता है जी, एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर। इसका इंपैक्ट ये होता है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी गेट्स रिड्यूस्ड, जिसका मतलब है कि पैसे की जो वैल्यू, जो पावर है, वो पहले से कम हो गई है। सिंपल एग्जांपल है, आप गए मार्केट के अंदर 500 रुपीज का नोट लेकर, पहले 50 रुपीज पर किलोग्राम थे टमाटो, 50 रुपए किलो टमाटर थे, अब 10 किलो टमाटर खरीद पाते थे। बट अब देखिए टमाटर का रेट हो गया है 100 रुपए किलो, और आप सिर्फ अब 5 किलो ही खरीद पा रहे हो। तो इस बात से क्या शो हो रहा है कि पहले अगर आप उस 500 रुपए के नोट में जाकर 10 किलोग्राम टमाटर ले पाते थे, आज बस 5 किलोग्राम ही ले पा रहे हो, जिसका मतलब है कि वो वैल्यू जो पहले आपको 500 के नोट से मिलती थी, आज वो सेम वैल्यू नहीं मिल पा रही है। वैल्यू उसकी डिक्लाइन कर गई है, डिक्रीज हो गई है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में परचेजिंग पावर को कम कर देता है। ये आपके एग्जाम में सवाल के तौर पे पूछा जा सकता है।
और क्या सवाल बन सकते हैं, हम क्वेश्चन साथ साथ सोचते रहेंगे। इन्फ्लेशन ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेजर होता है। जैसे 1 सितंबर इस साल कितनी महंगाई है, पिछले 1 सितंबर से कंपेयर कर सकते हो। हालांकि इसको आप हर महीने से भी कंपेयर कर सकते हो, अक्टूबर का डेटा नवंबर से। इसको आप 3-3 महीने से भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च को आप कंपेयर कर सकते हो अप्रैल, मई, जून के 3-3 महीनों के टाइम पीरियड से। कंपैरिजन पर्पस के लिए जरूरी होता है, ताकि पता चले कि पहले के मुकाबले आज कितना चेंज हो चुका है महंगाई में, इन्फ्लेशन में। अब देखिए, हर चीज को नापने का कोई मेजरमेंट यूनिट होता है, कोई तरीका होता है। बुखार हुआ है, थर्मामीटर चाहिए आपका टेम्परेचर नापने के लिए। हाइट नापने के लिए मेजरमेंट टेप होती है। वेट नापने के लिए वेइंग स्केल होता है, जो वजन नापने की मशीन होती है। सबके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। महंगाई नापने के लिए क्या किया जाता है और कौन नापता है महंगाई? वेल, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है MOSPI ये मेजर करती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डेटा दिया जाता है इन्फ्लेशन का, नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय, स्टैटिस स्टैट एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा ये डेटा निकाला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा ये डेटा निकाला जाता है। इनके अंदर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 2019 से पहले ये दो अलग अलग बॉडीज होती थी, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उन दोनों को मर्ज करके आज हमारे पास NSO आ पाया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आ पाया है। पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस को हमने मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। ये बात याद रखिएगा। आगे चले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्फ्लेशन में आपको ये तो समझ आ गया कि कौन सी बॉडी निकालती है, बट इन्फ्लेशन नापने का तरीका क्या है? ये आपके सामने फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला देखकर सर चकरा रहा होगा। लेट्स सिंप्लीफाई इट फॉर यू। Let's take the example of 2022. प्राइस लेवल ऑफ 2022 मान लेते हैं आज 150 रुपए रेट हो गया है। प्राइस लेवल ऑफ 2021 मान लीजिए 2021 में पिछले ही साल 100 रुपए रेट होता था, डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल ऑफ 2021 जो कि 100 रुपए रेट था। अगर आप देखेंगे तो आपको डेटा मिलेगा 50% का, मतलब पहले से 50% महंगाई बढ़ गई है। ये है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आसान लगा क्योंकि बहुत सिंपल था। अब धीरे धीरे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। पहले वाला फॉर्मूला थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा होता कि ये x-1 ये है क्या, स्टैंडर्ड बुक्स में यही लिखा है। पर जब हमने इन्हें रियल नंबर्स में डाल के देखा तो हमें पता चला अरे तो बहुत ज़्यादा आसान है। 50% इंक्रीज हुआ इन्फ्लेशन में। इस तरीके से आप आसानी से नाप सकते हो, राइट। ऐसे ही मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपके लिए डाले हुए हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बताया रखा है कि पहले कोई चीज़ 500 रुपए की थी, आज वो 1,000 की हो गई है, 1,000 रुपीज की आपको देखने मिलेगी। तब से लेकर अब तक प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो मतलब प्राइस चेंज की वजह से महंगाई बढ़ गई है। सर प्राइस अगर कम हो जाता तो क्या होता? तो महंगाई का उल्टा होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, जहां पे चीजों के दाम कम हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज 110 रुपए की थी, फिर वो 108 की हुई, फिर वो 106 की हुई, फिर वो 102 की हुई, फिर वो 98 की आ गई, ऐसे ही 94 की आ गई है। तो देयर इज अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ वन कमोडिटी, बट आपको ओवरऑल जब इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल कम देखने मिले, यहाँ तो एक प्रोडक्ट का दाम कम हो रहा है ना, बट जनरली इकोनॉमी में अगर चीजों के दाम कम होने लगे, हो सकता है रिसेशन हो सकता है उस टाइम पे इकोनॉमी इतना ग्रो ही नहीं कर रही। अब जैसे हमारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर डिफ्लेशन और रिसेशन का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। अब तो चलिए यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से थोड़ी हालत अलग है, पर डिफ्लेशन का सामना नॉर्मली करना पड़ रहा था, रिसेशन का सामना जिसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है यूरोपियन कंट्रीज की और अमेरिका की। ये ग्रोथ जो है इस टाइम पे या तो इंडिया या तो चाइना प्राप्त कर रहा है, और एक्चुअली वो भी इंडिया ही प्राप्त कर रहा है 6-7% की पर ईयर बेसिस पर। और इसी वजह से आपको देखने मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज में डिफ्लेशन है, प्राइस लेवल इज फॉलिंग स्लोली स्लोली स्लोली। अच्छा सर ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन थोड़ा किस हम समझ पाए हैं अब तक क्या होता है। इन्फ्लेशन को आप पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर मेजर करते हो।
परसेंटेज पॉइंट्स बेसिस पर मेजर करते हो, कंपेयर करना आसान हो जाता है और आप अलग अलग टाइम पीरियड के लिए डेटा निकाल सकते हो क्योंकि कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज होता है। नाउ वी हैव टू लुक वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग प्रकार के, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन कौन से होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्रीपिंग इन्फ्लेशन का। आपने कभी किसी घर में चोर के आने का सुना हो तो चोर कभी दौड़ भाग के घर में नहीं जाता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। चोर की स्पीड होती है बहुत बहुत कम, बहुत धीरे, ताकि किसी को उसकी आहट ना हो सके। ये एग्जाम्पल जो है आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन के साथ जोड़ के रखिए। एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, दूसरा है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन या वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें आप एग्जाम्पल रखिए कि पार्क में एक आदमी सुबह उठ के घूम रहा है, ट्रॉटिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। इसके बाद एक और एग्जांपल सुनिए, रनिंग इन्फ्लेशन। जब आपने देखा होगा पार्क में लोग, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं जो बहुत तेजी से भागते हैं। उनकी स्पीड बाकियों के मुकाबले और ज्यादा होती है। उनकी स्पीड किसी चलने वाले व्यक्ति या किसी चोरी छुपे घुसने वाले चोर से भी ज्यादा होती है। अब ये मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, तो क्यों दिए हैं, उसके पीछे का एक रीजन है कि जो सबसे पहला टाइप ऑफ इन्फ्लेशन था जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, उस क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइसेस जो है, दैट इज नॉट वेरी हाई। इसको कहते हैं माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। माइल्ड का मतलब ना ही बहुत तेज, बहुत ज्यादा स्लो होना, लो होना। लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या माइल्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जिसके अंदर आपको क्या देखने मिलता है, दैट इन्फ्लेशन इज बिटवीन 0 to 3%। दैट इन्फ्लेशन इज बिटवीन 0 to 3%, 0 से 3% के बीच में आपको महंगाई की दर देखने मिल रही है। मतलब 2022 में अगर किसी चीज के दाम 100 रुपीज थे, 2023 में आज वो 102 103 हो गए हैं। इतना चलता है। उसका रीजन ये सोचो, हमारे देश के अंदर फार्मर्स का हाल। अगर फार्मर्स को अपनी फसल के लिए जायज दाम ना मिले, ठीक ठाक पैसा ना मिले, तो फार्मर्स कैसे ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो पाएगी, उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो जिसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर हम चाहते हैं थोड़े बहुत प्राइस हर साल बढ़ते रहें, थोड़े बहुत प्राइस हर साल चेंज होते रहें। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 0 to 3%, जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखते हैं, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन आपका, इट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस। 2-3% तक दाम हर साल बढ़ रहे हैं। बट सोचिए, इससे आगे अगर महंगाई बढ़ गई, 2 से 3% मैंने बताया कंफर्टेबल था, मैनेजेबल था, इसको मैनेज किया जा सकता था, कंफर्टेबली मैनेज किया जा सकता था, राइट। अब इसके आगे अगर गाड़ी बढ़ी हमारी, वॉकिंग इन्फ्लेशन की तरफ गई, जहां पे मैं बता रहा हूं इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने की स्पीड हो गई कितनी, 3% से लेकर 10% तक, तो इसको हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। सबसे पहला था आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जहां पे चोर की तरह चला जा रहा था, जो था 3% पर, 3% पर। अब हम देख रहे हैं 3 से 10% का जो वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन एक खतरे की घंटी होती है। खतरे की घंटी का मतलब है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन के अंदर आपको देखने मिलेगा, खतरे की घंटी का मतलब है कि आपका इससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा तो इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, इट बिकम्स एन इशू। इसीलिए जब इन्फ्लेशन 3 to 10% की रेंज में, वॉकिंग इन्फ्लेशन की रेंज में, जिसको हम ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम ट्रॉलिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ट्रॉल करना मतलब चलना, ट्रॉट करना मतलब चलना, अंग्रेजी का थोड़ा मुश्किल वर्ड है पर याद रखिएगा। तो द रेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस विच इज मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, ये एक वार्निंग सिग्नल है कि महंगाई को रोक लो, वरना देखो क्या हालत हो जाएगा इकोनॉमी में। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे पिछले साल 2022 में कोई चीज 100 की थी, आज उसका रेट बढ़कर हो गया है 109, तो ये वो 3 से 10% की रेंज में आ रहा है ना, ये वो उस 3 से 10% की रेंज में आ रहा है। तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन या ट्रॉलिंग इन्फ्लेशन या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड कैटेगरी पे देखें, 10% से भी ज्यादा बढ़ गया, फिर क्या करोगे, इफ इट गोज बियॉन्ड 10%, देन वॉट।
अगर 10% से ज़्यादा बढ़ गया, लेट से 10% से लेकर 20% के बीच में, तो हम कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन, कि महंगाई भागने की रफ्तार से गोल चल रहा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, एंड प्रॉब्लम हैज बिकम मोर सिवियर, वेरी वेरी सिवियर, वेरी वेरी डैमेजिंग। 10 से 20% की जो रेंज है, वो रेंज होती है जी आपकी रनिंग इन्फ्लेशन की। यहाँ पे अब परिस्थिति बदल चुकी है, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो इकोनॉमी आपकी क्राइसिस में चली जाएगी। पाकिस्तान एग्जाम्पल इसका देना जरूरी है, पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। पाकिस्तान में देखिए ना क्या हाल हो रहा है, 10 to 20% से भी ज्यादा की रेंज में कई बारी महंगाई देखने मिली है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने मिला है। यहाँ पर चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं और गरीब इंसान अब चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये आपके पहले 3 बेसिक लेवल थे रेट ऑफ इन्फ्लेशन के। सबसे कम, सबसे हल्का क्रीपिंग, ये है, चलता है, मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज वेरी वेरी मॉडरेट। प्राइस अगर धीरे धीरे बढ़ता गया तब चिंता की बात होगी, बट थोड़ा बहुत इंक्रीज इन प्राइस इज कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी, ताकि जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, किसान हैं, वो एक रीजनेबल अमाउंट में प्रॉफिट कमा सकें, उनको मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिले टू इन्वेस्ट मोर मनी। नेक्स्ट आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन था, यहाँ पे सीरियस लेना जरूरी है, 3 से 10% के बीच का मार्जिन होता है। देखिए हमारे देश की आरबीआई ही 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट को रखने की बात करती है। आरबीआई कहता है कि इस रेंज में हम महंगाई को रखेंगे, 6% के आगे गया इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। इसीलिए इन्फ्लेशन को लिमिट में रखने की कोशिश की जाती है, बट जब लिमिट के बाहर चला गया फिर आ गया रनिंग इन्फ्लेशन, एंड देन द स्पीड इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। सर इन तीनों के बाद भी कुछ होता है क्या? यस, अगर 20 to 50% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है साल का, 100 रुपए की चीज अचानक से 130 की हो गई अगले साल, तो मतलब है कि आपके देश के अंदर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, राइट, कमोडिटीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। ये घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है जो इंसान की रफ्तार से भी तेज है, तो हम कहेंगे इसे गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलप करना मतलब जैसे घोड़े भागते हैं ना, बहुत तेजी से, बहुत तेज स्पीड पर, गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है आपका, उस कॉन्सेप्ट में होता ही यही है कि आप 20 से 50% के बीच में इन्फ्लेशन विटनेस करते हो, एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री। कई जगहों पे आपको 10 से 50% देखने मिलेगा, नॉन, मैं बता रहा हूँ 20 से 50% होता है, इसको गैलपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। बिजनेसेस, एम्प्लॉइज, इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चा कहां से करोगे? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कहां से लाओगे पैसे भैया? दूसरी बात, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आपके देश में आने से डरने लगेंगे, उन्हें लगेगा ये देश तो बड़ी अनस्टेबल है, इकोनॉमी तो बड़ी अनस्टेबल है, व्हाई शुड वी कम एंड इन्वेस्ट? तो ये गैलपिंग इन्फ्लेशन, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री। और अगर यहां से प्राइस स्पाइरल हुआ, चीजों के दाम बढ़ते रहे, तो बिजनेसेस अपने वर्कर्स की सैलरी तक नहीं निकाल पाएंगे, उनके खर्चे इतने हो जाएंगे, और उन्हें फिर सैलरीज काट के या वर्कर्स को हटा के काम करना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा, वर्कर्स को नौकरी से हटाना पड़ेगा। सर गैलपिंग इन्फ्लेशन के ऊपर भी कोई सिचुएशन है क्या? उसके ऊपर आती है सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन की, द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, रन अवे इन्फ्लेशन, जो रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। सबसे पहले मैंने क्रीपिंग इन्फ्लेशन में स्पीड बताई थी एक चोर की, फिर मैंने वॉकिंग इन्फ्लेशन में स्पीड बताई कि नॉर्मली जो पार्क में घूमते हैं उस स्पीड से, फिर मैंने थर्ड आपको बताई रनिंग इन्फ्लेशन की स्पीड, पार्क में भागते हुए लोगों के कंपैरिजन में, फिर मैंने बताई गैलपिंग इन्फ्लेशन की स्पीड, जहां पर घोड़े की तरह फुदक फुदक के तेजी से, हॉर्स पावर होती है ना गाड़ियों की, तो आप स्पीड भी हॉर्स पावर में मेजर करते हो, सो हॉर्स इज रियली फास्ट, गैलपिंग इन्फ्लेशन से मेजर कर रहे हो। और लास्ट, हाइपर इन्फ्लेशन विच इज लाइक रॉकेट, विच इज लाइक स्पीडिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, बहुत तेजी से बढ़ता है आगे। तो ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन परसेंटेज पॉइंट्स में समझाने के लिए मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपके सामने रखी। गैलपिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाई होता है, और हाइपर इन्फ्लेशन में तो मतलब इट इज एक्सेसिव, अलार्मिंगली हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम।
हमें कंट्रोल करना होगा। मतलब मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं दुनिया में, आपने जिम्बाब्वे वही टीम है जिसके साथ हमने कई साल तक क्रिकेट खेला। जिम्बाब्वे के अंदर सुना होगा हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, बल्कि जिम्बाब्वे के अंदर तो $1 ट्रिलियन का नोट तक छापना पड़ गया था। $1 ट्रिलियन तक का नोट एक टाइम पे छापना पड़ गया था। ऐसे ही हंगरी ने 1946 के अंदर ये प्रॉब्लम देखी। वेनेजुएला ने 1,30,000% महंगाई बढ़ते हुए देखी है अपनी इकोनॉमी के अंदर, 1,30,000%। उनका रीजन ये था, वेनेजुएला जिसका ज्यादातर लोगों ने नाम तक नहीं सुना हुआ, ऐसा कोई देश भी है, वो ऑयल रिच कंट्री है साउथ अमेरिका की, मतलब उनके पास ऑयल बहुत ज्यादा था। अब ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम होने शुरू हुए। वेनेजुएला जो है वो ऑयल पे ही डिपेंडेंट था, उनकी इकोनॉमी ऑयल पे ही डिपेंडेंट थी। अब सरकार खूब खर्चे करती थी अपने सिटीजन्स के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए। अच्छी बात है, खर्चे करो, पर जब कमाई का साधन ना हो तो खर्चे भी तो कंट्रोल करके करने चाहिए ना। ऑयल पे ही डिपेंडेंट थे, ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में टूटा, वेनेजुएलन इकोनॉमी के अंदर एक बड़ी क्राइसिस पैदा हुई, और उस क्राइसिस की वजह से अल्टीमेटली हमारा देश जो है, जो वेनेजुएला देश था जिसकी मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इट फेल इनटू अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस एंड 1,30,000% महंगाई बढ़ गई। जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया, जीरो गिनते रह जाओगे इस करेंसी नोट में। इट इज फॉर $100 ट्रिलियन, जीरो गिनते रह जाओगे, इतने ज्यादा जीरो है। तो ये होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। सरकारें कई बार सोचती हैं, अरे हमारे पास ही प्रिंटिंग प्रेस है, नोट हम अपने पास ही छाप सकते हैं, वी हैव द मिंट्स एंड वी हैव द प्रिंटिंग मशीनरी, और सोचती है कि आइए नोट छापते हैं। महंगाई बढ़ गई, जनता आप परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए आपके लिए और पैसा लेकर आ रहे हैं, ये लो पैसा, ये लीजिए आप भी पैसा, और ये लीजिए आप भी पैसा। अब सरकार ऐसे पैसा बांट रही है, आप कहोगे जनता की पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, महंगाई बढ़ गई थी, अब लोगों की इनकम भी बढ़ गई, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, या लोगों को जो सरकार से सब्सिडी मिल रही है या जो पैसा मिल रहा है मदद के तौर पे, वो भी बढ़ गया। तो अब जब जेबों में पैसा भरा होगा तो लोग शांति की जिंदगी जिएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। देयर कम्स अ प्रॉब्लम वेयर बिकॉज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, अपने डेफिसिट मतलब घाटे, फाइनेंसिंग मतलब घाटों को पूरा करने के लिए पैसे का इंतजाम करना। जब डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है, जब सरकारें नोट छापती हैं, करेंसी प्रिंट करती है, तो इसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन और बढ़ता है। इन्फ्लेशन इज व्हाट? टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, लिखा भी है आपके लिए, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। बहुत सारा पैसा कुछ चुनिंदा चीजों के पीछे भाग रहा है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत सारा पैसा कुछ चुनिंदा चीजों के पीछे अगर भागेगा तो आपको देखने मिलेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर ए बी सी, ये तीन लोग हैं, ये तीनों खरीदना चाहते हैं एक डिवाइस, और मोबाइल डिवाइस खरीदने के लिए कुछ भी पैसा देने तैयार है। ए बी और सी तीनों कुछ भी पैसा पे करने के लिए तैयार हैं। ए के पास ₹100 है, बी के पास भी 100 है, सी के पास भी 100 है। बी जाता है बैंक के पास और ₹100 तो थे ही, ₹50 का लोन और ले आता है। सी भी जाता है बैंक में, उसको ₹60 का लोन मिल जाता है। अब पहले सबके पास 100 रुपए थे, तो सेलर भी 100 रुपए में बेचने तैयार थे। अब सेलर को पता है कि इनकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा है, सी ₹160 तक पे कर सकता है, तो अब क्यों ना मैं मैक्सिमम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचूं, क्यों ना मैक्सिमम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचूं। और जब मैं मैक्सिमम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट पे बेचूं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचूंगा, तभी जाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा। सेलर वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एट हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है उन्हें, तो उन्होंने सी को बेचा 160 का, तो क्या हुआ, जिसके पास ज्यादा पैसा था उसी को डिवाइस मिला। ऐसे ही सेलर्स जो है अपने प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा दाम पे बेचना चाहते हैं, जिस वजह से महंगाई और ऊपर पुश हो जाती है, एंड दिस बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अब ये जो मैंने बता दिया आपको कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करना एक रास्ता है नहीं, ये आपके मेंस में सवाल के तौर पे पूछा जा सकता है।
कि कई बार सरकार उधार लेती है, बोरो करती है, कई बार सरकार करेंसी प्रिंट करती है। बोरो इंडिया से किया जा सकता है, इंडिया के बाहर से किया जा सकता है। ये रास्ता नहीं है। आप महंगाई कब बढ़ते हुए देखते हो? एक सिंपल हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर उसूल होता है कि इकोनॉमिक्स को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। एक है जो बड़े लेवल पे, कंट्री के लेवल पे देखी जाती है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरी है जो एक पर्सन के लेवल पे देखी जाती है, एक आप और मेरे जैसे व्यक्ति के लेवल पे देखी जाती है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड वो लोग करते हैं जो बायर हैं, जो खरीदना चाहते हैं। सेलर सप्लाई करते हैं चीजों को। जब आप देश के लेवल पे देखते हो, टोटल 140 करोड़ की जनता के लेवल पर देखते हो, तो वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। एग्रीगेट मतलब ही है टोटल, कंट्री वाइड लेवल पर। अब जब भी आप डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हो, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आपके पास तीन ऑप्शन है। एक चीज मैं आपको बेच सकता हूं 20 रुपीज की, 50 रुपीज की, या 100 रुपीज की। एट विच प्राइस यू विल वॉन्ट टू बाय द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट? कौन से दाम पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहोगे? 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए? 100 रुपए? नो नो, यू विल नॉट वॉन्ट टू पे दिस मच मनी। आप चाहोगे 20 रुपए पे जितना ज्यादा क्वांटिटी आपको मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, समझ भी आता है, बायर्स पर्सपेक्टिव से समझ भी आता है कि बायर्स विल वांट टू बाय इट एट 20 रुपीज। व्हाट अबाउट द सेलर्स? सेलर जो हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, सेलर जो हैं, वो आपका 50, 100 या 20 किस पे सेल करना चाहेंगे? तीन ऑप्शन है। एज अ सेलर खुद सोचो, मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, मैं कितने पे बेचूं? वेल, मैं 100 पे बेचूंगा, तब सबसे ज्यादा फायदा होगा मेरा। सेलर वांट टू सेल एट 100, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिल सके। और जब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तभी जाके वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। बट ये देखो, दोनों की अपनी चल नहीं सकती ना, कि बायर कह रहा है कि मैं तो 20 में खरीदूंगा, सेलर कह रहा है मैं तो 100 में बेचूंगा। ऐसे तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगी। सब्जी मंडी में भी तो ऐसे होता है, मार्केट्स में ऐसे ही होता है ना, दैट बायर वांट्स टू बाय एट अ वेरी लो प्राइस, सेलर वांट्स टू सेल एट अ वेरी हाई प्राइस। दोनों को बीच में कहीं आना पड़ता है, बीच में कई बात अपनी मनवाने के लिए एक मिडिल प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, होता है ऐसा। वहां यहां पर भी मिडिल प्राइस 50 रुपीज है, जहां पे मेरे को लगता है बायर भी खरीदने तैयार है, सेलर भी बेचने तैयार है, जहां पे दोनों का माइंड मेकअप हो चुका है। और इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? ऐसे संतुलन की स्थिति को, जहां पर डिमांड और सप्लाई जो चीज की जा रही है, उनका एक प्राइस फिक्स हो गया है, उनका एक प्राइस फिक्स हो गया है। अ प्राइस टू इज डिसाइडेड अपॉन, एंड बोथ सेलर इज रेडी टू सेल, बायर इज रेडी टू बाय। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के माध्यम से आप पूरी इकोनॉमी में ऐसे देख पाते हो प्रोडक्ट्स के दाम और प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन की वजह से। अब ये कहानी मैंने क्यों बताई है? मैंने इसलिए बताई है कि देखो, मैंने कहा संतुलन की स्थिति जहां पर डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाए उसे आप इक्विलिब्रियम कहते हो। बट व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड बिकम्स मोर देन सप्लाई? व्हाट हैपेंस व्हेन सप्लाई बिकम्स मोर देन डिमांड? पहला केस लेते हैं, डिमांड सप्लाई से भी ज्यादा की होने लगे, कि लोग कह रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में खरीदना है, कुछ भी पैसा देके खरीदेंगे। कोविड के दौरान मास्क महंगे हो गए थे, सैनिटाइजर महंगे हो गए थे, कोविड के दौरान ऑक्सीजन महंगी हो गई थी, मिल नहीं पा रही थी। मेरे को खुद परेशानी हुई अपने एक रिलेटिव के लिए ऑक्सीजन अरेंज करने के लिए, दर दर भटका था। क्यों? क्योंकि डिमांड थी बहुत ज्यादा और सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही थी। तो जब भी ऐसा होता है पहली सिचुएशन के अंदर, वैसी सिचुएशन में प्राइस बढ़ जाते हैं चीजों के। व्हेन डिमांड इज मच हायर देन सप्लाई, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। दूसरा केस, जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड हो ही ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे कैसेट आती थी ना, कैसेट सुनते थे लोग। आज तो सीडी भी यूज नहीं करता कोई, डीवीडी भी यूज नहीं करता कोई। तो आज अगर कोई फैक्ट्री कैसेट प्रोड्यूस कर रही है, मान लीजिए 50 रुपए की कैसेट बेचती थी, आज कोई, मुझे लगता है 1 या 2 रुपए भी नहीं देगा, क्योंकि आज कोई यूटिलिटी नहीं बची है, डिमांड है ही नहीं, आप कितनी भी सप्लाई कर लो। इस टाइम पे प्राइस क्रैश हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, बहुत गिर जाते हैं। और यही रीजन बनता है जिस वजह से इकोनॉमी में प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं। ये तो चलो नॉर्मल सिचुएशन, अचानक से अगर प्राइस बढ़ जाए, जैसे टमाटर के अभी बढ़े थे,
क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आई, अचानक से बारिश हुई, अनसीजनल रेनफॉल हुई, और जिस वजह से खड़ी फसल हमारी खराब हो गई थी। ऐसी अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है, देन इट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। इसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, आपके प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज द परफेक्ट एग्जांपल कि जहां पर प्राइस अचानक बढ़ने लगते हैं। रीजन क्या हो सकता है इसका? हो सकता है आपके देश की पॉपुलेशन बढ़ गई हो। पॉपुलेशन 140 से मान लो बढ़ के 150 करोड़ हो जाए, तो पीपल हु विल कंज्यूम आर इंक्रीजिंग, आबादी बढ़ती जा रही है। हो सकता है लोगों की लेवल ऑफ इनकम बढ़ गई है, तो पहले वो जो खर्चा नहीं कर पा रहे थे अब वो खर्चा कर पाएंगे, जो चीजें नहीं खरीद पा रहे थे वो अब खरीद पाएंगे। अब पैसा है उनके जेब में खर्चने के लिए, एंड they will be able to spend money to control their economy, to spend money in their economy rather। इस तरीके से सबसे पहली बात तो, अगर हाउस होल्ड मतलब हम लोगों की इनकम बढ़ जाए, या हम लोग पहले से कम सेव कर रहे हैं, हमारी सेविंग्स कम हो गई है और खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग्स कम करके एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में होता है कि डिमांड अचानक से बढ़ जाती है सप्लाई के मुकाबले। या आपको देखने मिलेगा कि एक और सिनेरियो बन सकता है, सरकार टैक्स में छूट दे दे। आप 1 लाख रुपए कमाते हो, पहले आपको 1 लाख पे 30% टैक्स देना पड़ता था, 30,000 रुपए, और बचा 70,000 का जो बचा हुआ अमाउंट है वो अमाउंट आपकी जेब में बचता था। अब 20% टैक्स रेट कर दिया सरकार ने, आपको सिर्फ 20,000 टैक्स देना पड़ता है। नाउ यू हैव एन एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज, नाउ यू हैव 80,000 रुपीज टू स्पेंड मनी। 80,000 रुपए हैं, 80,000 खर्चोगे, पहले से एक्स्ट्रा 10,000, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? आप ज्यादा चीजें डिमांड कर सकते हो। सोचो आप कोई जूते खरीदने का सोच रहे थे, वो खरीद पाओगे। कोई आप मोबाइल डिवाइस खरीदने का सोच रहे थे, वो खरीद पाओगे। अब आपके ज्यादा सेविंग्स है पहले से। तो ये कुछ रीजन बनते हैं बिहाइंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। या सरकार जानबूझ के मनी सप्लाई को बढ़ा दे। मनी सप्लाई को बढ़ा दे का मतलब है कि सरकार जानबूझ के लोन सस्ता कर दे, इंटरेस्ट रेट कम कर दे, और कहे जिसको लोन लेना है ले लो। उससे भी डिमांड बढ़ती है चीजों की, क्योंकि इजी मनी हो गया ना, लोगों की पॉकेट में क्रेडिट इज इजीली अवेलेबल, मनी इज इजीली अवेलेबल। ऐसे ही इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी का मतलब क्या है? तो आइए पहले तो चार कॉन्सेप्ट समझते हैं एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन के। अच्छा, अगर इंडिया, एक क्विक क्वेश्चन, आईएनआर का रेट 80 रुपीज होता था, इंडियन रुपीज का डॉलर के मुकाबले, पर डॉलर की बात कर रहा हूं, आज 85 हो गया। इसको क्या कहोगे आप? इसको आप कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जहां पर डॉलर हुआ मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रुपया हुआ वीक, कमजोर। तो सर सरकार ऐसा होने कैसे देती है? सरकार इसे रोकती क्यों नहीं है? आप सरकार को बुरा भला बोलो, उससे पहले मैं ये बता दूं इनका इंपैक्ट क्या है। दो कॉन्सेप्ट हैं डेप्रिसिएशन के और डीवैल्यूएशन के। डेप्रिसिएशन मैंने बताया 80 की चीज 85 की हो गई, 80 रुपीज पर डॉलर का रेट 85 रुपीज पर डॉलर हो गया, या कुछ और हो गया, 87, 88, 89, 100, 110, कुछ भी हो गया। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना। यहां पर डॉलर स्ट्रांग हुआ, रुपया हुआ वीक। डिवैल्यूएशन में भी यही होता है, डेप्रिसिएशन में भी होता है। तो सर दोनों सेम हुए? मतलब सेम नहीं है। डेप्रिसिएशन होता है ऑटोमेटिकली, मार्केट फोर्सेस की वजह से, मार्केट फोर्सेस या डिमांड और सप्लाई की वजह से, ऑटोमेटिकली या मार्केट फोर्सेस की वजह से। डिवैल्यूएशन जो है आपका, ये जानबूझकर देश की सरकार के कहने पर देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करता है। जानबूझ के हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मानेंगे? अरे रुको जरा, सुनो जरा, पता चलेगा क्यों करेंगे ऐसा। डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट एक ही है कि अगर मान लेते हैं मैं एक एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर समझते हो, जो इंडिया से इंडिया के बाहर सामान बेचते हैं,
और $1000 का सामान इंडिया के बाहर बेचता हूं। पहले मैं 80 रुपए पर डॉलर के हिसाब से 80,000 रुपीज अर्न करता था इंडिया के बाहर सामान एक्सपोर्ट करके। अब रेट हो गया है 85, तो अब 85,000 कमाता हूं। आई एम अर्निंग एन एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज बिकॉज ऑफ इट। Isn't that amazing for me? I am sure you also understood it. मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ। अगर हमारे देश की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है या डिवैल्यू हो रही है तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये फायदा हुआ। बट व्हाट अबाउट द इंपोर्टर्स? इंपोर्टर कौन होते हैं? इंपोर्टर होते हैं वो लोग जो आयात करता निर्यात करता होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अब एक इंपोर्टर का दुख दर्द समझो। वो बाहर से कोई सामान मंगाता था, पहले 80,000 का पड़ता था, अब 85,000 का पड़ता है। माई गॉड, 5,000 इज एक्स्ट्रा बीइंग पेड। अब मैं ही ऐसे आईफोन मंगा रहा हूँ यूएस से, आईफोन 15 प्रो मैक्स। हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, वहां पर वो मान लेते हैं $2,000 का फोन है, $2,000 का फोन है। पहले 80 के हिसाब से मुझे 1,60,000 में मिलता था, पर 1,70,000 में मिल रहा है। अब भैया महंगा फोन खरीद रहा हूँ, पहले 1,60,000 देने पड़ते थे, अब 1,70 देने पड़ेंगे। इंपोर्टर्स के लिए तो बहुत बुरा हुआ। एंड इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है काफी हद तक। इंडिया इज हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट बिकॉज चाइना से ही हम $100 बिलियन का सामान एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना को हम बोलते हैं कि आप हमें सामान दो, $117 बिलियन का खरीदते हैं, पिछले साल की बात बता रहा हूं, और $17 बिलियन का बेचते हैं। तो हम चाइना से $100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम दवाइयां बाहर से खरीदते हैं। अब तो चलो इंडिया में काफी क्रिटिकल एपीआई जो है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दवाइयों के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इंडिया में बन रहे हैं, पर एक टाइम था जब बाहर से हम मंगवाते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से मंगवाते थे, कोरिया, जापान, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर। अब इंडिया में थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ है, मेक इन इंडिया स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम की वजह से। उसके अलावा हम गोल्ड, अरे ऑयल, हबीबी ऑयल, यू फॉरगॉट, वी आर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, वी आर बाइंग फ्रॉम यूएई, वी आर बाइंग फ्रॉम कुवैत, ओमान, रशिया। रशिया इज गिविंग चीप ऑयल टू अस। तो आप समझ पा रहे हो, एक्सपोर्टर्स को ये एक फेवर की चीज मिल रही है। एक्सपोर्टर्स आर गेटिंग मोर मनी। मैं इंडिया के बाहर सामान बेच रहा हूँ, मेरे को 80,000 मिलते थे $1,000 के हिसाब से, अब डेप्रिशिएट हो गई, डिवैल्यू हो गई, मुझे 85,000 मिलते हैं। आई एम हैप्पी, चिलिंग इन लाइफ, बट एज एन इंपोर्टर आई कांट बी हैप्पी, आई कांट चिल, आई हैव टू पे मोर। डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, ये फिनोमिना है। डिवैल्यूएशन जबरदस्ती सेंट्रल बैंक आरबीआई करता है। एक टाइम था जब $1 4 रुपए का होता था, आज 80 पे आ गया। कई बार सरकारों ने खुद डिवैल्यू किया और उसके बाद अब वो डेप्रिशिएट हो रहा है। अब सरकार ने छेड़खानी करनी बंद कर दी है। आरबीआई के पास भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, डोंट इंटरफेयर। गवर्नमेंट एंड आरबीआई डोंट इंटरफेयर इन इट, बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। बल्कि आपको ये देखने मिलता है कि अब मार्केट में डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन खुद से होता है, ऑटोमेटिकली होता है। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड सप्लाई के हिसाब से। और ये बात तो सच है ना कि डॉलर की डिमांड ज्यादा है, डॉलर स्ट्रांग होगा, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। रुपया भी धीरे धीरे इंटरनेशनलाइज हो रहा है। कई कंट्रीज के साथ रिसेंटली हमने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रशिया के साथ हमने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोले हैं, वो बाद में बताऊंगा बैंकिंग के लेक्चर में कि वॉस्ट्रो अकाउंट होते क्या है, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लोरो, अलग अलग अकाउंट होते हैं। बस मुद्दे की बातें समझनी है। दैट डेप्रिसिएशन माय डियर फ्रेंड एंड डिवैल्यूएशन आर सिमिलर, बट इनको करने वाला अलग है, इंपैक्ट सेम है। एक्सपोर्टर्स आर हैप्पी बिकॉज ऑफ इट एंड इंपोर्टर्स आर सैड जब भी ये होता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में। डिवैल्यूएशन बेनिफिट्स द एक्सपोर्टर्स, यस इट डज। डिवैल्यूएशन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर इंपोर्टर्स, यस इट डज, याद रखना। अब इनके उल्टे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने कहा $80, 80 रुपीज पर डॉलर, ये 85 हो गया था। इसका एग्जांपल उल्टा लेते हैं, 83 से 83 रुपीज पर डॉलर से रेट अगर 50 रुपए पर डॉलर आ गया तो इसे हम कहेंगे रिवैल्यूएशन। अगर जानबूझ के आरबीआई ऐसा करे, अब आरबीआई करता नहीं है, हमने इंटरनेशनल लेवल पर हम ऐसी कोई कंट्री की छवि नहीं दिखाना चाहते
जो अपनी करेंसी मैनिपुलेट करते हैं, बहुत बदनामी होती है। चाइना का देखो, चाइना बहुत बदनाम है, मेजर करेंसी मैनिपुलेटर माना जाता है। चाइना क्या करता है, अपने प्रोडक्ट सस्ते रखता है दूसरे देशों के लिए कि उसी से खरीदे। दूसरे देशों की कमर तोड़ने के लिए चाइना ऐसा कर रहा है कि सोचो, अमेरिका के डॉलर के मुकाबले अगर चाइना का रेनमिनबी युआन जो है स्ट्रांग हो गया, तो लोग चाइना, अमेरिकन इन्वेस्टर सोचेंगे कि यार अमेरिका में ही फैक्ट्री लगा लेते हैं, इतना दूर जाके चाइना में क्यों फैक्ट्री लगाना है। तो जानबूझ के अपनी करेंसी को वीक करता है कि नहीं नहीं सर प्लीज, हम है ना आपके लिए, हमें बोलो, हम आपको मैन्युफैक्चर करके देंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारी फैक्ट्रीज को टैक्स देने का मौका मिलेगा, हमें बहुत फायदा होगा इस चीज का। वी विल बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी के साथ मैनिपुलेशन करता है, डिवैल्यूएशन करता है। युआन, उनकी करेंसी को युआन कहते हैं, रेनमिनबी कहते हैं। अब रिवैल्यूएशन समझ गए, 83 से 50 का रेट होना। अब डॉलर यहां पर क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, और हमारा रुपया स्ट्रांग हो रहा है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कोई सरकार की छेड़खानी नहीं थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस। एप्रिसिएशन में भी सेम है, इट इज बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। एप्रिसिएशन में डॉलर इज बिकमिंग वीक, रुपी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ये याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रीलिम्स में सवाल आने के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को क्या फायदा नुकसान होगा एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन से? इंपैक्ट सेम है। एक्सपोर्टर्स इस बार दुखी हो गए, देखो रोना भी निकल गया कुछ का। तो इंपोर्टर्स इस बार बहुत खुश हैं, दे आर रियली रियली हैप्पी। रीजन, $1000 की आप कोई चीज इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते थे, पहले 83 पर डॉलर के हिसाब से 83,000 मिलते थे, अब सिर्फ 50 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से 50,000 मिलते हैं। ओ माय गॉड, ये तो नुकसान हो गया। एक्सपोर्टर बाहर पहले 83,000 का बेचता था, अब सिर्फ 50,000 का बेच पा रहा है, सीधा सीधा 33,000 का लॉस। दैट इज वाई, देखो क्राई, ही इज क्राइंग। इंपोर्टर्स का फायदा है। मैं अमेरिका से कोई चीज खरीदता था $1000 की, मुझे पहले उसके लिए 83,000 देने पड़ते थे, आज 50,000 देने पड़ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जेब से ज्यादा पैसा नहीं जा रहा। तो ये आपकी सिचुएशन रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन के द्वारा पैदा होती हैं, ये बात याद रखिएगा। अब अगला सवाल यही होगा, सर डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन कैसे कॉज करता है? क्यों नहीं कर सकता? मैं पहले इंडिया के बाहर से $1000 की चीज मंगाता था जो नेसेसरी थी, 80,000 की पड़ती थी, आज 85,000 की पड़ रही है। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑयल बाहर से अगर आना महंगा हो गया इंडिया में करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से, तो ऑयल तो सारे सेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, हर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो घर में सब्जियां खाते हो, आपके घर में जो सामान आता है, वो जब भी आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रकों में भर भर के आता है, वो ट्रक पानी पे नहीं चलते। वो ट्रक चलते हैं तो किस पे चलते हैं? यस, यू हैव हर्ड इट राइट, यू हैव गेस्ड इट राइट, दैट इज ऑयल, पेट्रोल, डीजल। When you are buying petrol, diesel from Russia, Saudi, Iraq, Iran, you have to pay them. They don't take rupee, they take डॉलर और सम अदर करेंसी। ये रशिया कह रहा है कि हम रुपए नहीं लेंगे, आपने हमसे रुपए में बहुत तेल खरीद लिया, रिसेंट कंट्रोवर्सी है। रशिया कह रहा है वी वोंट बाय मच, वी वोंट सेल मच ऑयल टू यू इन टर्म्स ऑफ रुपी, बिकॉज वी डोंट बाय मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। अब रशिया इंडिया से क्या खरीदता है? ज्यादा चीजें नहीं खरीदता, वो खुद यूक्रेन रशिया वॉर में फंसा हुआ है, चाइना से खरीद लेता है, हमसे नहीं खरीदता। तो हम तो उन्हें भर भर के रुपए का नोट दे रहे हैं, पर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ना कहीं। तो वो कह रहे हैं कि और रुपया मत दो। जैसे आपको मैं लड्डू खिलाते रहूं, पहला लड्डू खाओगे मजा आएगा, दूसरा खाओगे ठीक है प्यार से खिला रहा हूँ खा लोगे, तीसरा खाओगे पेट भरने लगेगा, चौथा खाओगे कहोगे बस हो गया मेरा, पांचवा भी खिलाया मैंने, अब आपको गुस्सा आने लगेगा, फिर सिक्स्थ भी मैंने आपको खिला दिया, अब आप वहां से उठ के भागने लगोगे, सातवां भी मैंने जबरदस्ती खिला दिया। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सातवें लड्डू पे या तो आप मेरे प्राण निकाल दोगे या आपके प्राण निकल जाएंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग ना। दैट्स वाई रशिया इज सेइंग नो टू रूपी। रशिया कह रहा है ऑल्टरनेट करेंसी दे दो, दिरहम ले आओ, ये यूएई का जो करेंसी है, आपके तो दोस्त हैं वैसे भी क्राउन प्रिंस, दिरहम ले आओ, चाइनीज रेनमिन भी युआन ले आओ। इंडिया ने कहा चाइना,
नाम मत लेना हमारे सामने, इस देश का नाम मत लेना। वो 11 जिनपिंग को दूर रहने दो हमसे प्लीज। तो रशिया और इंडिया इसलिए थोड़ा बीच में फंस गए हैं। अदरवाइज बाकी कंट्रीज तो डॉलर में ही लेते हैं पेमेंट, राइट, व्हेन वी बाय एनीथिंग फ्रॉम देम। तो मूविंग फर्दर, तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी समझ गए, इससे अल्टीमेटली हमारे देश में महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल महंगा आएगा, उससे खाने की चीज़ें की वैल्यू बढ़ेगी, एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। टैक्स कट, अच्छा दूसरे देशों में अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो इन्वेस्टर्स यहाँ से उठ के बाहर चले जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट आएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद मैं अब बता रहा हूँ आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हमारा पहला टाइप हो गया है डिमांड पुल। डिमांड पुल में क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि लोगों को अपनी जितनी भी इनकम है उसका ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई के मुकाबले प्राइस बढ़ रहे हैं चीज़ों के, तो आपकी जेब हल्की होने लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, आपकी जेब हल्की होने लगती है। हो सकता है आपकी इनकम बढ़ गई हो, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड आप ज़्यादा कर पा रहे हो, अब सप्लाई तो अचानक से बढ़ नहीं रही है। भाई छोटा सा प्लानिट है, कितनी जान निकालोगे। अब आपको चाहिए 4-4 गाड़ियां, आपको चाहिए 3-3 बंगले, बड़े बड़े वो भी। तो प्लैनेट तो छोटा ही है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। कितने पेड़ काट काट के आपके लिए फर्नीचर बनाए। सस्टेनेबिलिटी भी तो कोई चीज होती है ना दोस्त, आने वाली पीढ़ियों का भी तो सोचना पड़ेगा। इसीलिए डिमांड पुल फैक्टर्स में सारे फैक्टर्स हमने देखे। अब कॉस्ट पुश, ये दूसरी कैटेगरी है। यहां पर हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो देख रहे हैं, सेकंड कैटेगरी देख रहे हैं, कॉस्ट पुश। पहले क्या था, डिमांड सप्लाई के मुकाबले, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, डिमांड ज्यादा थी। अब क्या हो रहा है, कॉस्ट पुश हो रहा है ऊपर की ओर, कॉस्ट ऊपर की ओर जा रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को सप्लाई साइड शॉक भी कहते हैं। रीजन समझो, चीजें महंगी होने लगती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इंपैक्ट हम पे आता है। सर ये तो डिमांड पुल जैसा हुआ ना, नहीं नहीं नहीं, अलग है। यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट की बात की जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, मैं पानी की बोतल से पानी पी रहा था, अभी भी पी रहा हूँ, बिकॉज आई एम थर्स्टी। दिस बॉटल वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री। अब इस फैक्ट्री के वर्कर ने हड़ताल कर दी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ। हफ्ता भर काम नहीं हुआ, हफ्ते बाद फैक्ट्री के मालिक ने कहा भाई तुम्हारी सबकी सैलरी 20% बढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, वर्कर्स खुश। पर एक बात समझो, वो फैक्ट्री का मालिक ना कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो 20% सैलरी बढ़ा तो रहा है, पर प्रोडक्ट के प्राइस भी 20% बढ़ा देगा। कहीं से तो पैसा रिकवर करेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन कौन जाने देगा। देखा कितने इंटेलिजेंट हो रहे हैं लोग। दूसरा सुनो, सेकंड, प्रॉफिट मार्जिन अब उस फैक्ट्री ओनर को ज्यादा चाहिए कि प्रोडक्ट के दाम तो बढ़ाऊंगा क्योंकि सैलरी ज्यादा देनी है, वर्कर्स को वेजेस ज्यादा देने हैं। मैं पहले 10% प्रॉफिट कमाता था, 10 रुपए की चीज जो बनती थी फैक्ट्री में 11 की बेचता था और 10% प्रॉफिट आता था। अब मैं 15 की बेचूंगा, और रोक सको तो रोक लो, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट बढ़ा देंगे, लोग मजबूरी में खरीदेंगे। तो ये एग्जाम्पल है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा दे रहा है। ये बॉटल अगर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती थी तो इस बॉटल की कॉस्ट को बढ़ा देंगे। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, और द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको एक चीज मैं बहुत आसानी से आज बता दूं, हम नेशनल इनकम में ये पढ़ते हैं पर आज बता रहा हूं मैं आपको। 4 चीजें, लैंड, लेबर, फैक्ट्री एंड ऑन्टरप्रनरशिप, ये 4 चीजें, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहे जाते हैं। मतलब नहीं समझ आया, अभी समझाता हूं। मुझे बिजनेस करना है, मुझे जमीन चाहिए, दुकान खोलनी है, रेस्टोरेंट खोलना है, ढाबा खोलना है, जो भी करना है, आई नीड अ प्लेस टू वर्क। उस पर मैं कुछ लोगों को नौकरी पर रखूंगा। अब वो नौकरी पर रखा है तो पैसा भी चार्ज करेंगे, राइट। तो मेरे को उनको पैसा देना पड़ेगा। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, या थर्ड पे कैपिटल होना चाहिए, एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल का मतलब पैसा, बिजनेस करना है बिना पैसे के हो सकता है क्या। मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारे शरीर में खून की जरूरत है, वैसे ही बिजनेस में पैसे की जरूरत है, और जैसे खून बहता है वैसे ही पैसा बहता है। अब पैसा खुद का नहीं है तो बैंक से लोन पे लाना पड़ेगा। और मैंने इतना कुछ किया, जमीन इकट्ठी करी, लैंड, लेबर, कैपिटल इकट्ठा किया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना,
इसको बिजनेस कहते हैं, और इन द वर्ड्स ऑफ अश्नीर ग्रोवर धंधा बनाना कहते हैं। अश्नीर ग्रोवर, शार्क टैंक, कि मैंने धंधा बनाया है, मैंने बिजनेस बनाया है। इनको आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, दैट आई एम डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज नथिंग बट डूइंग अ बिजनेस, उद्यमशीलता। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके सामने नॉर्मली एक इकोनॉमी में होते हैं, एंड इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कोई चीज प्रोड्यूस हो पाती है। अब ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होने लगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, कैपिटल मतलब जो लोन आपको जिस इंटरेस्ट पे मिलता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, लेबर वर्कर्स कहें ज़्यादा सैलरी चाहिए, ज़्यादा महंगा, हम ज़्यादा सैलरी चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा बिकेगा, फिर रेंट ज़्यादा देना पड़े, या कोई रॉ मटेरियल या इनपुट ही महंगा आ रहा है। रॉ मटेरियल, आप बॉटल बनाते हो स्टील की, ये आवाज आई, दैट स्टील, और इज इट एल्यूमिनियम, आई डोंट नो, बट it is of some metal. The raw material, let's say aluminum or steel, whatever, become expensive. And once it becomes expensive, what will happen? इसकी वजह से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो भी महंगा हो जाएगा। जब कच्चा माल ही महंगा हो गया तो बनी हुई चीज तो महंगी होगी होगी, राइट? इसीलिए जब भी इन सिचुएशन, इन सिनेरियो में आपको महंगाई बढ़ते हुए देखने मिलती है, दैट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। रिमेंबर दैट। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आप समझ गए। थर्ड है जी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इंडिया में इस टाइप का इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर ही इस टाइप का इन्फ्लेशन देखने मिलता है। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। कि हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। इन्फ्लेशन जब लंबे समय तक चलता रहता है, क्यों? कोई अचानक से क्रिएट नहीं हुई है प्रॉब्लम, आपकी इकोनॉमी में ही डेफिशिएंसी है, कमी है। मान लेते हैं आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ही पुअर है, बैकवर्ड है, ज्यादा कॉस्ट पे कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, या प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, आपकी उत्पादकता काफी कम है, आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो, मॉडर्न मेथड नहीं यूज कर रहे, और उस वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा है इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा रहे हो, उसमें से 20% सामान सड़ जाए, फ्रूट्स वेजिटेबल से मान लो खराब हो जाए, आप चाहते हो कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट हो, रीफर ट्रक्स चलें जिनमें कोल्ड रीफर्स होते हैं, रीफर ट्रक्स चलें। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार ये फैसिलिटी हो, तो इट रिक्वायर्स मनी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सरकार पैसा डाले, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे। हालांकि सरकार ने पहले से एज पर द इंडियन बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इस बजट, इस साल के बजट में भी देखोगे सरकार कह रही है रोड बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, रोप वे बनाएंगे, वाटर वे बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, सब बनाएंगे, और बना भी रही है सरकार। रोड्स में तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, आई एम सीइंग द नेसेसरी चेंज। बाकी चीज़ों में उतना चेंज नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने डेवलपिंग के टैग को हटा के डेवलप्ड, विकसित भारत की तरफ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जो बहुत पुअर है। और जिस वजह से प्रॉब्लम आती है, कुछ बॉटलनेक्स मतलब कुछ अड़चने आ रखी हैं, उन अड़चनों को, उन ऑब्स्टिकल्स को हटा के इंडिया को आगे बढ़ना होगा। इंडिया को, अपने इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, सरकार की अच्छी पॉलिसी हो। अब सोचो ना, किसान की फसल खराब हो जाती है बारिश होने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से, आप फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस, फार्मर को लॉस नहीं होगा, फार्मर लॉस नहीं होगा। आपके पास पहले से कोल्ड स्टोरेज में फूड ग्रेन्स पड़े हैं। मान लो अभी चावल उगाया, बारिश आ गई, चावल की फसल खराब हो गई, गेहूं उगाया, बारिश आ गई, गेहूं की फसल खराब हो गई, कोल्ड स्टोरेज में, गोडाउन्स में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अगर सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक पड़ा है, देश को दे सकते हैं, या तुरंत इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करके बाकी लोगों को बांट सकते हैं, ताकि इंडिया के अंदर एक तुरंत रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके, जो अचानक से सप्लाई की कमी आ गई है, वो सप्लाई की कमी दूर कर सके। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी इज द नीड ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ये आपसे मेंस में पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आप बता सकते हो कि शॉर्टेजेस होंगे तो प्राइस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करेगा, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करेगा तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, राइट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा।
पर कैपिटा इनकम तो ऐसे ही बहुत कम है हमारे देश की, पर ऑन एन एवरेज जो हर एक इंसान की इनकम है। तो इन बॉटलनेक्स को हटाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा रोल है, सरकार को एक बड़ा रोल प्ले करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हमारा थर्ड टाइप है, जिसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कैसे इन्फ्लेशन अलग अलग कैटेगरीज में बटा है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देख रहे थे तो क्रीपिंग, वॉकिंग, ट्रॉटिंग या ट्रोलिंग एक ही बात है, रनिंग और गैलपिंग, और गैलपिंग के आगे हाइपर इन्फ्लेशन, ये याद हो गया। कॉजेस टाइप्स के बारे में बात करोगे तो तीन टाइप जी, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड को खींच रहे थे, देखो ना, डिमांड जब सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो डिमांड इज पुलिंग द प्राइस, पुल कर रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है कि और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वही खरीद पाएंगे। कॉस्ट जबरदस्ती पुश अप हो रही है, चीज का दाम आज तक 10 रुपए था, सरकार ने या तो टैक्स बढ़ा दिया, कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट महंगी हो गई, कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट महंगी हो गई, कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट इज पुशिंग अप, यू गेट दैट, कॉस्ट इज पुशिंग अप। मैं जो इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच में। इस डिफरेंस को याद कर लिया, आपका प्रीलिम्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। डिस्कस द 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का है, द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशनशिप जो है उसको डिस्कस करना है। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। कूल है, क्लियर है, ये सॉल्व करोगे। और मैं तो चाहता हूं कि मैं आपके आंसर्स इवैल्यूएट करूं। आपको पता है हर क्लास के बाद, नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, हर क्लास के बाद स्टडी आईक्यू आपको मेंस का क्वेश्चन देता है प्रैक्टिस करने के लिए। लाइव क्लास में भी सॉल्व करवाया जाता है अगले दिन, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम के तहत। इसका क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे, आप चेक करोगे, हमारे आपको सॉरी आप आंसर लिखोगे, हमारी टीम चेक करेगी। हमने 60 to 70 लोगों की एक टीम बनाई है आंसर राइटिंग चेक करने के लिए, एंड वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, जिन्होंने खुद सिविल सर्विस एग्जाम दिया है, सिविल सर्विस एग्जाम लिखा है, मेंस क्लियर किया है, राइट, इंटरव्यू दिया है। तो बस मुद्दे की बात यही है कि आप अगर यूपीएससी की अच्छी तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए studiiq.com के 2024 या 25 के बैचेस में एडमिशन लेके तैयारी करनी चाहिए। बेस्ट क्यूरेटेड कोर्स इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, आई विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स इन योर बैच। 2024-2025 के बैचेस अवेलेबल है, जहाँ पे आपको प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और बाइलिंगुअल लेक्चर्स के साथ बैच मिलता है। ऑल दो फीस हमारी 29,999 है, और वेबसाइट पे तो और ज़्यादा दिख रही होगी 43,000, पर आपको इस पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके। अब क्या मिलेगा कोर्स में? लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, यू विल गेट मेंस का टेस्ट सीरीज ऑल्सो, 15 से ज्यादा बुक्स हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलेगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम और सीसैट का मॉड्यूल, क्लास सुबह 8 बजे भी होती है, शाम 6 बजे भी होती है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिख रहा है ना, वसु कटारा स्टडी आईक्यू, जस्ट कॉन्टैक्ट मी देयर। सर ये तो 2024 का बताया, 25 की फीस भी बता दो। 2025 के बैच की फीस है 34,000 रुपीज, जहां पे आपको कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। आई वॉन्ट टू चेक योर आंसर्स, बट हाउ कैन आई डू सो? जब तक आप लिखना नहीं शुरू करोगे, जब तक टॉपिक्स पढ़ोगे नहीं, और आंसर लिख कैसे लोगे जब तक ब्रेन में कंटेंट नहीं होगा? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आंसर राइटिंग डे 1 पे होता ही नहीं है, धीरे धीरे हैबिट बिल्ड होती है, पढ़ाई के साथ साथ हैबिट बिल्ड होती है, वो हमारे पूरे इकोसिस्टम में बिल्ड होगी। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा आपको, मैं आपको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग, जिनको आप मल्टीपल टाइम्स देखो। 2024 का बैच 2.5 साल वैलिड है, 2025 का बैच 3 साल वैलिड है, तो आपकी क्लासेस भी 3 साल तक रहेंगी। 2025 का जो बैच है, सेम वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड, मेरी गाइडेंस के लिए, मेरी मेंटरशिप के लिए, और कोई कोड वोड की जरूरत नहीं है आपको लगाने की।
मेरी गाइडेंस के लिए, मेरी मेंटरशिप के लिए आपको मिलेगा। 34,000 का है ये, जिसमें आप मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं कोर्स का। चलिए वापस आते हैं अब हमारे टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको बताया कि मैंने इन्फ्लेशन को बता दिया अलग अलग तरीके से, पर इन्फ्लेशन नापते कैसे हैं? कोई तो मेथड होगा। हम एक इंडेक्स बना सकते हैं। किस चीज का? इन्फ्लेशन में क्या बढ़ता है? प्राइस बढ़ता है। तो किसका इंडेक्स? प्राइस का इंडेक्स। पर प्राइस इंडेक्स में किसके लेवल पे नापूं? मतलब महंगाई किसके लेवल पे नापूं? प्रोड्यूसर के लेवल पे जो चीज को बना रहा है। जैसे ये बॉटल है, किसी फैक्ट्री में बन रही है, एक प्रोड्यूसर बना रहा है। पर ऐसे कई सारे हमारे देश में होलसेलर हैं जो लाखों की क्वांटिटी में ऐसी बॉटल्स खरीदते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेलर के लेवल पे, जो थोक में बल्क में लाखों करोड़ों क्वांटिटी में खरीद लेता है, या अल्टीमेटली कंज्यूमर के लेवल पर, जो ग्राहक हम जैसे लोग हैं, हमारे लेवल पर किसके लेवल पे नापी जाए महंगाई? क्योंकि देखो, सबसे पहले कोई चीज फैक्ट्री में बनती है, प्रोड्यूसर के लेवल पे बनती है, फिर उसे एक बड़ा होलसेलर और बड़े क्वांटिटी में ऐसे कई सारे मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है, और तब जाकर वो आपके पास की डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर शॉप में जाती है जहां पे आप खरीदते हो। तो एक पूरी चेन है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है? द रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ प्रोड्यूसर रिसीव्स। कि एक फैक्ट्री में बनाने वाला प्रोड्यूसर जो बनाता था प्रोडक्ट, लेट्स से पहले वो 2021 में 100 रुपीज का होता था, आज उसका प्राइस आ गया है 2022 के अंतर्गत 115 रुपीज, मतलब 15% का इंक्रीज हुआ। सरकार तुरंत इस लेवल पे प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो रेट ऑफ चेंज देखा जाता है इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूसर रिसीव्स व्हाइल सेलिंग गुड्स इन द होलसेल मार्केट। के आगे बेचने पर, होलसेलर को बेचने पर कितना प्राइस मिलता है? पहले 100 मिलता था, अब 115 मिलता है, मतलब महंगाई बढ़ गई इनके लेवल पे, तभी तो ज्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है। पीपीआई कोशिश करता है कि इन्हीं के लेवल पर हमें पता चल सके कितना प्राइस है इंडिया में। हालांकि हम पीपीआई निकालते नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, हम निकालना चाहते हैं। हमने कमिटी भी बनाई है, BN गोलधर कमिटी भी बनाई है, जो कहती है पीपीआई को इंडिया में क्रिएट करो, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को। बट फिलहाल अभी हम पीपीआई इंडिया में नहीं बना रहे हैं। बहुत जल्दी शायद इसको शुरू कर सकते हैं। मतलब 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BN गोलधर कमिटी अपॉइंट करी थी टू एग्जामिन कि ये पीपीआई रिप्लेस कर दे बाकी सिस्टम्स को, WPI या बाकी मेथोडोलॉजीज को, एक और बेटर मेथोडोलॉजी बने। तो इसको लाने की बात चल रही है। सो ये चेक करता है द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट एट द प्रोडक्शन फेज, एट द प्रोडक्शन लेवल, एट द प्रोड्यूसर लेवल। पीपीआई दो तरीके से मेजर कर सकते हो, एक है इनपुट पीपीआई एंड आउटपुट पीपीआई। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल के दाम पहले से कितने बढ़े, इनपुट पीपीआई देखेगा जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है सामान के बनने में। या फाइनल प्रोडक्ट के दाम कितने बढ़े, फाइनल प्रोडक्ट के दाम कितने बढ़े। मान लो स्टील की बॉटल है, स्टील की बॉटल हो गई आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट, उसमें इस्तेमाल हुआ स्टील, एल्यूमिनियम, वो हो गया इनपुट, वो हो गया रॉ मटेरियल। और इनपुट के दाम कितने बढ़े हैं ये देखना जरूरी है। तो दोनों को आप मेजर कर सकते हो। यस, पीपीआई कैन बी यूज टू मेजर बोथ ऑफ देम, प्लीज रिमेंबर दैट। पीपीआई मेजर कर रहा है प्राइस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर। ऐसे डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, वो WPI होलसेलर के लेवल पर, और CPI खरीदार, बायर, कंज्यूमर, मैं, आप, हम जैसे लोगों के लेवल पर मेजर करता है महंगाई को। पीपीआई मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस दैट द प्रोड्यूसर इज रिसीविंग। अब इसको कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। और बाय द वे, क्या सर यहाँ पे सिर्फ गुड्स के दाम देखे जाते हैं, चीजों के दाम, गुड्स के दाम जो बढ़ रहे हैं वो देखे जाते हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के दाम जो बढ़ रहे हैं वो देखे जाते हैं? यहाँ पर दोनों के दाम बढ़ते हुए देखे जाते हैं। सर इंडिया कब बनाएगा, इंडिया कब लेकर आएगा? देखो, इंटरनेशनल बॉडीज ने, IMF ने रेकमेंड किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, IMF जो है, उसने रेकमेंड किया है कि इंडिया को पीपीआई यूज करना चाहिए। अभी हम CPI और WPI यूज करते हैं। WPI को तो हटा दो। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में, USA में और कई सारे बाकी इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्रीज हैं, वहां पर सरकारों ने पीपीआई यूज करना शुरू कर दिया है, WPI को हटा दिया है, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकता है। यहाँ पे सर्विसेज है, WPI में सर्विसेज नहीं होती, अभी उसी पे आऊंगा मैं इसके बाद। तो यहाँ पर कहा गया है कमिटी ने, BN गोलधर कमिटी ने, कि आपको पीपीआई लेकर आना चाहिए WPI को हटाकर।
इस मेथडोलॉजी को यूज करना चाहिए, जो कि ज्यादा क्लियर है, एक्यूरेट है और ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब एक मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे पीपीआई बेटर है डब्ल्यूपीआई के मुकाबले। वहां पे आप बी एन गोलधर कमेटी का एग्जांपल दोगे, डायरेक्टली बी एन गोलधर कमेटी पे भी पूछ सकते हैं, 2014 में जो भारत सरकार ने बनाई थी, डायरेक्टली उस कमेटी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी वाले। या आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर करना होगा कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ, कि इन्होंने कहा है कि पहले तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करके देख लो, डब्ल्यूपीआई को हटाओ, पीपीआई को लाओ, ट्राई इट एज एन एक्सपेरिमेंट। ये 2014 में कहा था गोलधर साहब ने, 2014 के अंदर कि एक एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, लेट्स सी इफ इट इज बेटर और नॉट। यहां पर आप सप्लाई यूज टेबल्स का डेटा इस्तेमाल करो। अब बेटर मेथड, सप्लाई यूज टेबल, अलग अलग चीजों की जो सप्लाई होती है टैबुलर फॉर्म में डेटा इकट्ठा करो, डेटाबेस आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा इससे। बेस ईयर इस एक्सपेरिमेंटेशन का 2011-12 रखो। अब आप कहोगे सर बेस ईयर क्या होता है, ये तो आपने अब तक बताया नहीं। मैं बस चंद सेकंड के बाद बेस ईयर बताने जा रहा हूं। बेस ईयर अभी के लिए समझ लो कि आप महंगाई कंपेयर तो करोगे कि महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी, कहां से कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, आप बेस ईयर से कंपेयर करोगे, पिछले किसी डेटा के साथ, पास्ट के किसी डेटा के साथ। और जो पिछला ईयर जिससे कंपेयर कर रहे हो, जिसको बेस मान रहे हो, उसे बेस ईयर कहते हैं। 2011-12 का बेस ईयर मान के चलेंगे हम, ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। अच्छा, इसमें तो सर्विस को भी हमने ऐड कर दिया है, सिर्फ गुड्स ही नहीं है, सर्विसेज भी है। सर्विसेज क्या होते हैं? अरे सर्विसेज महंगी होती जा रही है। मैं 5 साल पहले बीमार पड़ा था, डॉक्टर के पास गया, फीस दी मैंने 500 रुपये। आज डॉक्टर साहब कह रहे थे 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब के लेवल पे भी तो महंगाई बढ़ी है ना, सर्विस सेक्टर की भी तो महंगाई बढ़ रही है ना। जस्ट चेक इट, दैट्स द सेम थिंग विच यू हैव टू चेक। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि सर्विस सेक्टर का भी आप डेटा यहाँ पे ले रहे हो। और यहाँ पर ज्यादातर बड़े बड़े एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के आइटम्स भी आप ऐड करो, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हो। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो इंडिया के बाहर बेचते हो या इंडिया के बाहर से लेकर आते हो, उनके प्राइस चेंज की भी जानकारी, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हम अपने देश का ही देख रहे हैं, अब हम दूसरे देशों से आ रही चीजों को भी रिव्यू कर पाएंगे, उनके प्राइसेस में भी वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, उसको देख पाएंगे। ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो आपको स्टडी आईक्यू पे मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट इज डिलीवर्ड, दैट्स द प्रॉमिस। अच्छा ठीक है जी। पीपीआई समझ गए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई दो तरीके से मेजर होता है, ये भी समझ गए। अब जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन की पूरी एक साइकिल होती है, विल डिस्कस कि कैसे प्राइस बढ़ता है। अब नेक्स्ट पहले कॉन्सेप्ट में बात करूंगा डब्ल्यूपीआई का, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बल्क में, थोक में कोई अगर खरीद रहा है प्रोडक्ट को, तो उनके लेवल पर कितनी महंगाई बढ़ी है। कि 2021 में कोई प्रोडक्ट था 100 रुपीज का, 2021 में, आज हो गया 2022 में आकर 108 का। 8% इन्फ्लेशन बढ़ गया होलसेलर के लेवल पर। यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर नहीं, जो बल्क में कोई चीज खरीदते हैं। इट ट्रैक्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स। कि सर आप महंगाई तो देख रहे हो, पर क्या सिर्फ एक चीज की महंगाई? नहीं, बास्केट ऑफ कमोडिटीज की। सर ये क्या होता है बास्केट ऑफ कमोडिटीज? क्या इसके अंदर क्या देखा जाता है? बास्केट मतलब बंच या ग्रुप ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज के दाम बढ़ते हुए नहीं देख रहे हो आप, कई सारी चीजों के दाम बढ़ते हुए देख रहे हो। पहली बार इंडिया में 1942 में डब्ल्यूपीआई निकाला गया था आजादी से पहले, और अब हर साल, हर महीने रादर, डब्ल्यूपीआई निकाला जाता है, एवरी मंथली। हर महीने 14 तारीख को पिछले महीने का डेटा आ जाता है। जैसे सितंबर है, सितंबर 14 को या 15 को, जो भी, अगर 14 को छुट्टी हुई तो 15 को पिछले महीने मतलब अगस्त का डेटा आ जाता है। ऐसे इनका डेटा आपको मिलता है, और ये प्रोविजनल डेटा है। ऐसे तो 3-3 महीने बाद कंप्लीट डेटा आता है, बट ये प्रोविजनल बेसिक डेटा है। सर ये डेटा निकालता कौन है? ये निकालता है DIPP डिपार्टमेंट। इंडिया में पीपीआई कोई बनाता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? इंडिया में पीपीआई कोई बनाता ही नहीं है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस राइट नाउ? राइट,
आई थिंक बीच में थोड़ा इंटरनेट ड्रॉप हुआ. लेट मी रिपीट अगेन. या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. पहली बार इंडिया में 1942 के अंदर WPI बनाया गया था. WPI हर महीने की 14 तारीख तक पिछले महीने का डेटा प्रोवाइड हो जाता है. प्रोविजनल डेटा, प्रोविजनल मतलब टेम्पररी, इंटरिम. जैसे अगस्त का डेटा सितंबर 14, अगर 14 को छुट्टी है तो 15 तक आ जाता है. कौन लेकर आता है? ये लेकर आता है डिपार्टमेंट फॉर द इन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड. उसके अंतर्गत आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है. तो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट है DPIIT और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. इस पर सवाल यूपीएससी में पूछा जाता है. अब जो करंट सिस्टम है वो सौमित्र चौधरी कमेटी के हिसाब से बनाया गया. 2012 में सरकार ने कमेटी अपॉइंट करी थी. लेटेस्ट WPI की जो मेथोडोलॉजी है जिस बेसिस पे WPI कंप्यूट होता है वो इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था. इन्होंने बदलाव करवाए. क्या बदलाव करवाए? एक्चुअली क्या है, पहले 2004-5 को बेस ईयर माना जाता था. बेस ईयर मतलब जिससे आज आप कंपेयर कर रहे हो कि तब से लेकर अब तक कितने दाम बढ़ गए, कितना परसेंटेज महंगाई बढ़ गई. अब हर साल को तो बेस ईयर नहीं मान सकते. उन सालों को ही मानोगे, उन ईयर्स को ही मानोगे जो कि आपका किसी भी कंट्री के अंदर स्टेबल ईयर हो. मतलब कोविड वाले ईयर स्टेबल नहीं थे, इकोनॉमी में बहुत उतार चढ़ाव आए, यू कैन नॉट कंसिडर देम टू बी स्टेबल. पहले 2004-5 होता था. सौमित्र चौधरी कमेटी बनने से पहले 2012 में जो अपॉइंट की गई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी. 2004-5 को बदल के लेटेस्ट 2011-12 का डेटा ले आए. सिर्फ ईयर ही नहीं बदला, पहले 676 कमोडिटीज का बास्केट ऑफ कमोडिटी देखा जाता था. मतलब पहले 676 कमोडिटीज के प्राइस, चीजों के, खाने पीने की चीजों के प्राइस देखे जाते थे. अच्छा, WPI की मजे की बात है यहाँ पे सर्विसेज नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ गुड्स आते हैं. इतने आइटम्स देखे जाते थे, अब ज्यादा आइटम्स 697 देखे जा रहे हैं. कुछ आइटम्स जो आज के टाइम में यूज नहीं होते उन्हें हटा दिया, कुछ आइटम्स जो आज के टाइम में बहुत यूज होते हैं उनको जोड़ लिया. और अल्टीमेटली ये आपको देखने मिलेगा इंडिया के अंदर WPI सौमित्र चौधरी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, उसमें अपडेट आया है. पर सर एक बात तो बताओ, ये अपडेट है क्या? इंडिया में सौमित्र चौधरी कमेटी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सजेस्ट करी है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, थोड़ा डेप्थ में चलते हैं. उससे पहले मैंने जो बात बताई कि सर्विस सेक्टर को ये तौबा तौबा करते हैं, पर गुड्स के लिए WPI है. इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों नहीं देखी जाती थी. क्वेश्चन बन चुका है प्रीलिम्स में कि WPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के बढ़ते हुए और घटते हुए दामों को ट्रैक किया जाता है, नहीं सिर्फ गुड्स के. तो इस मीम के माध्यम से आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. क्या सर इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंपैक्ट आता है जैसे GST? वेल, WPI के अंदर आपको एक चीज देखने मिलती है, WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज लेस अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट नहीं आता. सर ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? वो टैक्स जो पे तो आप कर रहे हो पर आप किसी को दे रहे हो और वो आपके बिहाफ पे सरकार को दे रहा है. जैसे कि डोमिनोज पिज्जा, जैसे कि पिज्जा हट का पिज्जा बर्गर, जाते हो खाते हो बिल लेते हो, 600 का बिल पिज्जा खाया, 5% GST देना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 630 का बिल बढ़ा. रेस्टोरेंट को जाएंगे 600 रुपये, 30 रुपये रेस्टोरेंट आपके बिहाफ पे सरकार को जमा कराएगा. आप डायरेक्टली तो नहीं जमा करा रहे, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. अब ये कौन देता है? डोमिनोज पिज्जा में कौन गया? कंज्यूमर गया. होलसेलर, होलसेलर के लेवल पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई खास इंपैक्ट नहीं है. होलसेलर के लेवल पर, ठीक है ना, कोई खास इंपैक्ट नहीं. अब एक बच्चा पूछ रहा है सर सौमित्र चौधरी कौन है? बेटा PhD करके क्या मिलेगा? आपके एग्जाम में सवाल बनेगा, प्रीलिम्स में कभी आपने ऐसा पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं? सौमित्र चौधरी कौन सी सर्विस से बिलोंग करते थे? ही माइट बी है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर, माइट बी IRS, माइट बी IAS. आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत है जिंदगी में अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हो और ऐसे सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चन? इज देयर अ पॉइंट? आपके ब्रेन की रिमेंबरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है. इसमें काम की चीजें याद रखो जिन पे सवाल आते हैं,
तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। फिर बच्चे पूछते सर मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, मैं तो पूरी पढ़ाई कर रहा हूँ। गलत तरीके से पढ़ रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस ना पूछो, तौबा तौबा कर लो, जिनका एग्जाम में कोई रेलेवेंस नहीं है। WPI वेस्ट इन्फ्लेशन, मैंने बताया इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। दैट इज वाई दिस मीम इज रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द इमेज। फिस्कल पॉलिसी में कोई भी बदलाव आएगा, WPI पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे फिस्कल पॉलिसी पे बदलाव में मतलब नहीं समझा। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये दो इकोनॉमिक पॉलिसी हैं हमारे देश में, जो सरकार के कंट्रोल में रहती हैं। दो टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, कुछ भी बदलाव करना होता है इन दोनों पॉलिसीज को यूज किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI के हाथ में है। फिस्कल पॉलिसी किसके हाथ में है? फिस्कल पॉलिसी हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट बनाती है, टैक्स बढ़ाती है, घटाती है। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट है जो बजट बनाने में हेल्प करता है। तो अब फिस्कल पॉलिसी वही पॉलिसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालती है, जिसमें टैक्स भी आता है। अब मैंने बताया WPI लेवल पर टैक्स का तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, तो फिस्कल पॉलिसी के इंक्रीज डिक्रीज होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, या चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न विद द रेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट बजट। सरकार की कमाई या सरकार के खर्चे जो बजट के अंदर हमें लिखने होते हैं, उससे इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, तो उससे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आपको अगला कॉन्सेप्ट जो देखने मिलेगा दैट इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर के लेवल पे, मैन्युफैक्चरर के लेवल पे कोई चीज बनती है, फिर जाती है होलसेलर के लेवल पे, फिर हमारे पास की रिटेल शॉप्स में, पास की दुकानों में आती है, और अल्टीमेटली वहां से आप और मेरे जैसे ग्राहक कंज्यूमर खरीदते हैं, राइट। अब WPI और CPI के बीच का फर्क, WPI में गुड्स आते हैं, CPI में गुड्स एंड सर्विस दोनों आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, अभी बताया था मैंने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। CPI कंज्यूमर के लेवल पे आके बात कर रहा है, होलसेलर के लेवल पे WPI बात कर रहा है। WPI के अंदर अभी 697 आइटम्स आते हैं। सर कौन से आइटम्स है? 3 टाइप के हैं। 697 के 697 ना याद रख पाओगे, ना याद करना, क्योंकि कोई भी रेलेवेंस नहीं है उसकी एग्जाम के लिए। अगर UPSC क्लियर करना है तो, नहीं करना तो फिर तो सब याद रख लो, फिर तो तुम कुछ भी करो, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इंजॉय लाइफ। 3 टाइप के प्रोडक्ट्स, हमने टाइप की बात करी, क्या है? पहला है आपका प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल मतलब जो सीधा जमीन का सीना फाड़ के निकलती है चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गेहूं, चावल, ये हैं प्राइमरी आर्टिकल्स। सेकंड है आपका फ्यूल एंड पावर, कोयला, बिजली, पेट्रोल, डीजल, इनके भी तो दाम घटते बढ़ते रहते हैं, बिजली महंगी हो गई है पहले से भाई। जिनके घरों का पहले बिल 500 रुपये आता था, 2000 रुपये आ रहा है। थर्ड है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है शुगर, वेजिटेबल ऑयल, अरे फूड। सर अभी वो तो आपने फूड आइटम्स बताए थे प्राइमरी में, सर मैन्युफैक्चर्ड में फूड आइटम्स कैसे आ गए? अभी तो आपने प्राइमरी में बताए थे। बेटा प्राइमरी बिल्कुल रॉ होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड में उनमें कोई ना कोई प्रोसेस हुई होती है, जैसे तेल निकाल लिया, जैसे चीनी जो है, आपको पता है शुगर केन से बगास मोलास अलग करके शुगर अलग की जाती है, फिर उसका सल्फर के इस्तेमाल से धोया जाता है उसे, और फिर आपके पास वो सफ़ेद चीनी आती है जो जहर के समान है, वो जो वाइट शुगर घर में हम खाते हैं विच इज़ इक्वल टू पॉइजन। सोचो सल्फर जैसे हार्श केमिकल का यूज़ किया गया है। तब मुद्दे की बात है, ये 3 कैटेगरी में 697 आइटम्स आते हैं। सर किसकी कितनी वेटेज है, प्राइमरी आर्टिकल का कितना महत्व है? पिछले 2004-5 के डेटा के हिसाब से 20.12% होता था, अब 22.62% हुआ है, मतलब बढ़ गया है थोड़ा सा वेटेज। फ्यूल एंड पावर का 14.91 होता था, थोड़ा कम हो गया, 13.15 है नए बेस ईयर के हिसाब से। मैन्युफैक्चर्ड का 64.97 होता था, अब 64.23% है, ये भी कम हुआ है। और ये इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आगे चलें। अब एक और चीज बतानी है आपको, प्राइमरी फूड आइटम्स के अंदर आपको बेसिक रॉ आइटम्स देखने मिलते हैं, कंफ्यूज मत करना। जैसे ये गन्ना, शुगर केन। फ्यूल एंड पावर, ये इमेज से समझ ही पा रहे हो आप। मैन्युफैक्चर्ड, इससे आप समझ ही पा रहे हो। आपको पता है पूरे
WPI के अंदर हमने होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स भी बनाया है, सिर्फ फूड आइटम्स के प्राइसेस को बढ़ते घटते देखने के लिए। WPI में एक सेपरेट फूड प्राइस इंडेक्स भी बनाया है, ताकि प्राइसेस के बढ़ते घटते इंपैक्ट को आप देख सके। उसे कहते हैं WPI फूड इंडेक्स। 2017 में बनाया गया है ताकि फूड इन्फ्लेशन को और बारीकी से जांच कर सकें, जिसमें रॉ और मैन्युफैक्चर्ड दोनों से निकालकर फूड आइटम्स को यहां रख दिया गया। सर वेटेज कितनी है? आउट ऑफ द टोटल CPI 697 आइटम में से लगभग 25% है। एग्जैक्ट नंबर तो तुम याद भी नहीं रख पाओगे एग्जाम में, याद रखना है 25% है 2017 के डेटा के हिसाब से। और ये बहुत शानदार सवाल एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मेजर करता है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन फूड आइटम्स एट द लेवल ऑफ होलसेलर्स। मतलब वो 697 कमोडिटीज में जो भी फूड आइटम है उनको सेपरेट करके उनके प्राइसेस को ट्रैक करता है, ताकि पता चले कि कितनी महंगाई है, कितना इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है प्राइसेस के अंदर। खाने की चीज़ें महंगी तो नहीं हो रही, क्योंकि वो गरीब इंसान को, आम इंसान को सबसे ज़्यादा पिंच करेंगी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो रॉ किस एरिया में आते हैं? प्राइमरी आर्टिकल के, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्राइमरी आर्टिकल की वेटेज पहले से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। फ्यूल और मैन्युफैक्चर्ड की कम हुई है। इट कैन बिकम अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू, पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं, तैयार रहना। सो दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इन पर बन सकता है। फूड आइटम्स का वेटेज मैंने बताया नियरली 25% है, 24.38 है, नियरली बोला है। क्लियर? इतना आपको फ्रैक्शन देखने मिलेगा। और दोनों प्राइमरी और मैन्युफैक्चर्ड दोनों में से फूड निकाल के आपने यहाँ रख दिया। एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। कौन निकालता है इसे? DPIIT, वही डिपार्टमेंट जो WPI भी निकालता है। 2017 से ये शुरू हुआ है। WPI का महत्व तो समझ आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस किसी भी कंट्री की आपको इसके थ्रू पता चल पाती है। WPI एस्टिमेट प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन का एट द होलसेल लेवल, कि पूरे इकोनॉमी के लेवल पर, पूरे अर्थव्यवस्था के लेवल पर गवर्नमेंट जो है, आप गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही होलसेल लेवल पर। अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए होलसेल लेवल पे, किस पे इंपैक्ट आएगा? हम कंज्यूमर्स पर, रिटेलर्स पर, और जिनसे हम कंज्यूमर्स को सामान मिल रहा है। मतलब होलसेल लेवल पे कोई चीज 100 से 120 की हुई, 20% राइज हुआ, रिटेलर्स के लेवल पे भी प्राइस बढ़ेगा और ग्राहक को भी फिर महंगा ही मिलेगा। इसी वजह से कंट्रोल में रखना, सरकार के द्वारा मेजर करते रहना, चेक करते रहना बहुत जरूरी है। बल्कि कोई इन्वेस्टर भी अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो फैसले वो लेगा इन्फ्लेशन को देखकर कि क्या इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं है। एक अनस्टेबल कंट्री में जाके इन्वेस्ट तो कोई करने नहीं आएगा। तो स्टैटिस्टिशियंस, गवर्नमेंट, अकाउंटेंट्स, पॉलिसी मेकर, सबके लिए WPI एक इंपॉर्टेंट टूल है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थर्ड प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इससे ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। CPI अभी फिलहाल इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, जो इस डेटा को बनाने में हेल्प करता है। CPI का मतलब क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। किसके लेवल पे प्राइस? नाम से समझ गए आप और मेरे जैसे कंज्यूमर के लेवल पर, हम जैसे कंज्यूमर के लेवल पर, कि पिछले सालों के मुकाबले क्या इस साल चीजों के दाम बढ़े हैं या नहीं बढ़े। अब चेंजेस मंथली बेसिस पे देखे जाते हैं, ताकि कंज्यूमर्स के ऊपर इंपैक्ट को कंट्रोल किया जा सके सरकार के द्वारा। CPI भी अलग अलग टाइप का होता है। पहले तो हम बांट लेते हैं इसको गांव और शहर के मुकाबले। CPI पहले आप रूरल और अर्बन एरियाज के लिए बांट लेते हो। अच्छा, गांव के अंदर लोग क्या क्या काम करते हैं? सर कुछ लोग तो खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर का, एग्री लेबर का। और सर कुछ लोग क्या है, गांव में ही ना मनरेगा में जैसे थोड़ी मजदूरी कर ली, या जो थोड़ा बहुत लेबर का काम होता है, रूरल लेबर का, वो करते हैं। जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें मजदूरी कर लेते हैं। अब रूरल और अर्बन,
इन दोनों में बांट दिया था। अर्बन में क्या होता है, अर्बन में मोस्टली इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं मोस्टली। अब मैं इनके लेवल पे महंगाई नाप रहा हूँ, सीपीआई देख रहा हूँ। क्वेश्चन बनेगा कौन प्रिपेयर करेगा इनका डेटा? इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इन सब का एक ही बॉडी है, दैट इज द लेबर ब्यूरो। और ये प्रीलिम्स में एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। अब तक मैंने प्रीलिम्स के 4 सवाल जो पूछे जा चुके हैं आपको बता दिए हैं, 3 से 4 सवाल। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये सेशन आप सबके लिए। तो लाइक कब करोगे इसको? व्हाई आर यू नॉट गिविंग अ थम्स अप टू दिस सेशन? तो जो आपका सीपीआई है, लेबर ब्यूरो के द्वारा ये डेटा प्रिपेयर किया जाता है। लेबर ब्यूरो के द्वारा इसको हम प्रिपेयर करते हैं इंडिया के अंदर, ताकि आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, इन तीनों का डेटा मिले। इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 के अंदर दिस डेटा वाज रिसेंटली अपडेटेड, और 2016 को हमने बेस ईयर माना है। बेस ईयर मतलब जिससे आज के प्राइस को कंपेयर करोगे, वरना पहले तो ये 87, 86, 87 था। जो आज भी एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर के लिए हम अपडेट नहीं किए हैं, मतलब तब के प्राइस को आज के प्राइस से कंपेयर करते हैं। इट नीड्स अपडेशन। तब के प्राइस को आज के प्राइस से हम कंपेयर कर रहे हैं, इट नीड्स अपडेशन। 86, 87 तब के डेटा को आज के डेटा से कंपेयर करते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर वाला अपडेट हो गया है 2016, 2016 देखने मिलेगा। नाउ रिपीट हो गई ये चीज, आगे चले तो आपको देखने मिलेगा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर में पहले 86, 87 था, फिर 2001 किया, तो फिर अब 2016 कर दिया। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ने फैसला लिया था 2016 करने का। 1986, 87 एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर का है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन डेटा से हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितनी महंगाई है। 1100 से ज़्यादा अलग अलग मंडियां हैं, गांव की मंडियां, वहाँ जहाँ जाके डेटा इकट्ठा किया जाता है। शहरों में मंडियां हैं, वहाँ जाके डेटा इकट्ठा किया जाता है कि रेट कितने बढ़ गए चीज़ों के, ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक तो ये तरीका था, ये आपके रूरल और अर्बन वाले लेबर ब्यूरो के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। एक और तरीका है जहां पर हम अर्बन और रूरल और कंबाइंड ये तीनों निकालते हैं। अर्बन मतलब शहर के लिए पूरा कंबाइंड, रूरल मतलब रूरल एरियाज के लिए पूरा कंबाइंड, और थर्ड कैटेगरी है ऑल इंडिया कंबाइंड। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कंबाइंड, ऑल इंडिया कंबाइंड, ये हमारी तीसरी कैटेगरी है। सबसे पहला है अर्बन कंबाइंड। ये तीनों कौन निकालता है ये बता दूं, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये निकालती है। और 2012 का बेस ईयर है इसमें सीपीआई के लिए। सर ये इतने बेस ईयर याद कैसे रखूंगा? कितने कितने ही हैं, 3-4 तो हैं, इतना याद रख सकते हो? इतना ब्रेन आपका वीक नहीं है? यू कैन डू इट, डोंट वरी। 2012 का आपका करंट सिस्टम है। अभी रूरल बास्केट में 448 आइटम्स आते हैं, जैसे वहाँ 697 थे। जो हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसे 448 आइटम्स। 460 आते हैं आपके अर्बन एरियाज के, 460 आते हैं आपके अर्बन एरियाज के। और ऑल इंडिया कंबाइंड में फिर दोनों का ही एवरेज इंपैक्ट देखा जाता है। 2012 के डेटा से कंपेयर किया जाता है। पहले 2010 था, अब बढ़ाकर 2012 हो गया है, 2012 कर दिया है। जहां पर हम डियरनेस अलाउंस को कंप्यूट करने के लिए, फॉर कंप्यूटिंग डीए, सीपीआई इज यूज्ड नाउअडेज। पहले डब्ल्यूपीआई यूज होता था, आज सीपीआई यूज होता है। अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए आरबीआई सीपीआई यूज करता है। 2015 से सीपीआई यूज कर रहा है। पहले कभी 2015 से पहले कभी हम डब्ल्यूपीआई यूज करते थे, बट नाउ सिंस 2015 वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्व्स
एंड नाउ वी आर यूजिंग सीपीआई। तो हर जगह सीपीआई का ही बोलबाला है। हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट ऑफ उर्जित पटेल जी, एक्स आरबीआई गवर्नर, उर्जित पटेल कमिटी की रिकमेंडेशन के बाद से इंडिया के अंदर डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ दो टाइप के इन्फ्लेशन और हम बांट के देख सकते हैं, हेडलाइन और कोर। दो तरीके के, हेडलाइन एंड कोर। अर्बन, रूरल और कंबाइंड, ये तो समझ गए ना। 2012 का बेस ईयर है इनका, ये समझ गए। 2015 के बाद से आरबीआई यूज कर रहा है सीपीआई को, ये समझ गए। नंबर ऑफ आइटम समझ गए। सर टोटल में नंबर ऑफ आइटम्स बताओ ना, अरे उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एवरेज है दोनों का, रूरल और अर्बन का। और यहाँ पर क्या सर, सर्विसेज भी आती हैं। जी हाँ, गुड्स भी आ रहे हैं, सर्विस भी आ रही हैं। याद करो, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं थी, यहाँ पे है। दैट इज वाई इट इज अ बेटर एंड इंप्रूव्ड मेजर। सर कौन सा बेटर है तीनों में से? बेस्ट सीपीआई है, सीधा ग्राहक के लेवल पे महंगाई को नाप रहा है। एक सवाल और प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा चुका है, फूड एंड बेवरेज, खाने पीने की चीजों का जो है वेटेज, सीपीआई में ज्यादा है या डब्ल्यूपीआई में? सीपीआई में ज्यादा है। फूड एंड बेवरेज का 45.86% है, ये बात याद रखिएगा। और अगर रूरल, सीपीआई रूरल में देखोगे, सीपीआई रूरल में तो इट इज मोर देन 50%, क्योंकि गांव का आदमी खाने पीने पे काफी पैसा खर्चता है। 54.2%। वही शहरों में ये 36.3% है, और एवरेज कंबाइंड 45.86% है। नहीं समझ आया? थोड़ा लिख के बताऊं, अगले पेज पे चल के लिख देता हूं कि आपको फूड आइटम्स का वेटेज सीपीआई रूरल के अंदर देखने मिलेगा। ऐसे पूरा बना देता हूं टेबल। फूड आइटम्स का वेटेज सीपीआई रूरल में, सीपीआई अर्बन में और सीपीआई कंबाइंड में, तीनों में अलग देखने मिलेगा। रूरल में 30s में है, रूरल में माफ करिएगा 54% है, 54.2%। अर्बन में, शहर के इलाकों में 30s में है, 36.3%। और कंबाइंड, वेल कंबाइंड के लिए आपको देखने मिलेगा, कंबाइंड के लिए ये आपका इट इज देयर 45.86%। 45.86%। और इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इन एनी केस सीपीआई में फूड वेटेज ज्यादा है डब्ल्यूपीआई के फूड वेटेज के मुकाबले। डब्ल्यूपीआई फूड याद है 25% के आसपास था, यहाँ पे ऑन एन एवरेज 45% है। और ये प्रीलिम्स में सवाल बन चुका है, चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके चेक कर लो। फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का और लाइटिंग का सीपीआई के अंदर वेटेज डिक्रीज हुआ है नई सीरीज के अंदर, 2012 की जो नई सीरीज है। और सीपीआई रूरल के अंदर आप हाउसिंग सेक्टर का डेटा नहीं देखते हो। पहले के मुकाबले हमने हाउसिंग को ज्यादा जगह दी है, ज्यादा परसेंटेज दिया है कि रेंट, किराए पे ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं। और जो हम कपड़े जूते पहनते हैं उस पर भी ज्यादा परसेंटेज दिया है, क्योंकि पहले से ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं। बट फ्यूल एंड लाइट और फूड एंड बेवरेज की रेटिंग पहले से थोड़ी कम हुई है, परसेंटेज पहले से थोड़ा कम हुआ है। और ये क्वेश्चन बन सकता है, सर जैसे डब्ल्यूपीआई में एक सेपरेट डब्ल्यूपीआई फूड था, सर क्या कोई सीपीआई फूड भी है जिसमें से फूड आइटम्स की महंगाई नापते हो? हाँ ऐसा है, ये बहुत लोग, कम लोगों को पता होता है, बट ऐसा है। ये उस टाइम पे सीएसओ नाम की बॉडी होती थी, एनएसओ तो अब आया है, 2014 की बात है, उनके द्वारा निकालना शुरू किया गया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत, जहाँ पे फूड आइटम्स जिसमें मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, घर में जो कुकिंग ऑयल आता है, मीट, फिश, ये सब इसके अंदर आते थे। क्योंकि सीपीआई में सबसे ज़्यादा वेटेज फूड आइटम्स की है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीपीआई फूड इंडेक्स बनाया जाता था। ठीक है ना, ये ज़रूरी था ताकि पता चलता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी। अब आपको समझ आ गया तीनों के बीच का फर्क। अब हम देखते हैं फाइनल टैबुलर फॉर्म में, अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए या प्रीलिम्स में आ जाए, डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। मैं पीपीआई से भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, पर इंडिया में पीपीआई है ही नहीं अभी, कुछ टाइम बाद शायद बन जाए। डब्ल्यूपीआई 2011-12
बेस ईयर 2011-12 बेस ईयर है WPI में, और CPI में अभी हमने देखा है 2012 है, 2012 का। WPI में कितने आइटम्स थे? 697, पहले 676 होते थे, अब 448 प्लस 460 हैं। 448 रूरल एरियाज के, 460 अर्बन एरियाज के। तो अब आइटम्स भी आपने देख लिया, वेटेज भी पता है आइटम्स का। WPI में मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, ये 3 कॉन्सेप्ट थे। CPI में अलग अलग है, फूड बेवरेज, खाने पीने की चीजें, क्लॉथिंग, शूज, लाइटिंग, रेंट, जो अकोमोडेशन का जो आप पैसा पे करते हो, मिसलेनियस है, पान, बीटल, शराब, तंबाकू, ये सारी चीजें ये हैं आपका CPI के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, कंबाइंड में एवरेज निकाला जाता है, रूरल अर्बन में ऐसे 448 और 460 आइटम्स है। WPI में सिर्फ गुड्स आते हैं, CPI में, WPI में कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आती है, दोनों आती है। WPI में ओनली गुड्स, ओनली गुड्स, ओनली, सिर्फ गुड्स का इंपैक्ट देखा जाता है और कुछ नहीं। अच्छा, टाइम डिफरेंस, CPI में काफी समय के बाद, ग्रेटर लैग टाइम, काफी समय के बाद डेटा आता है, और WPI तो अगले महीने आ जाता है, तो लेसर लैग टाइम, जो टाइम डिफरेंस होता है दैट इज क्वाइट लेस, ये बात ध्यान रखिएगा। बट ये है कि WPI बेस्ड इन्फ्लेशन का डेटा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, CPI बेस्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमारे देश में तो RBI भी अब CPI बेस्ड डेटा ही यूज़ करता है। अच्छा, CPI की जानकारी 1000 से ज़्यादा गांव और शहरों की मंडियों में जा जाके इकट्ठा करते हैं प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के फील्ड ऑफिसर। WPI का ना बड़ा सिंपल काम हो गया, फैक्ट्री का डेटा आ जाता है, फैक्ट्री टैक्स, सरकार को कैसे पता? फैक्ट्रियां खुद टैक्स पे करती हैं, GST पे करती हैं, GST क्वार्टरली पे करती हैं, तो सरकार सेंट्रलाइज बेसिस पर डेटा कलेक्ट कर ही लेती है अपने आप, सेंट्रलाइज कलेक्शन होता है डेटा का, इसलिए जल्दी भी आ जाता है इस वजह से, क्योंकि सेंट्रलाइज बेसिस पर डेटा इकट्ठा हो रहा है ना। फूड आइटम की वेटेज, WPI में फूड आइटम की वेटेज कम है, नियरली 25% है, CPI में ज़्यादा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फ्यूल की वेटेज पे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे सवालों के लिए तैयार रहना है हमें। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, CPI कंज्यूमर लेवल पे, WPI होलसेलर के लेवल पर, ऐसे सवालों पे का खास ध्यान रखना है हमारे अपने प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में, पहले भी आ चुका है। और इन सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए मेरा कंक्लूजन ये है कि CPI एक बेटर तरीका है इन्फ्लेशन को नापने का, इट इज़ मोर रिलायबल। और RBI भी हमारे देश में ये जो 2 से 6% का कहती है ना कि महंगाई को कंट्रोल में रखना है, RBI के ऊपर जिम्मेदारी है। RBI एक्ट 1934 में सेक्शन 45Z भी एक सेक्शन है कानून के अंदर, 45Z भी RBI के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाता है, रिसेंटली बनी थी, कुछ ही साल हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोला है कि इन्फ्लेशन को हम ये 2 से 6% की रेंज में रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 6% से ऊपर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लोग नहीं नहीं, बच्चा पूछ रहा है सर क्या रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में? फूड आइटम ज़्यादा कंज्यूम होता है, कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, शहर के इलाकों में बाकी चीज़ों पर भी ज़्यादा पैसा खर्चा जाता है, ये बात याद रखिएगा। And this is not a recorded lecture. I am live in front of you and thank you for your kind words. I am really happy. बहुत अच्छे comments बच्चे करते हैं बीच में, ठीक है, थैंक यू। आगे चलें, I know it's very informative to all of you. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप समझ गए, CPI क्या होता है, क्लियर है? CPI जो है आपका, इसका मेथड है, फॉर्मूला है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ओके, इसके आगे हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं इन्फ्लेशन से जुड़े हुए, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंट्रोल कैसे करेंगे इन्फ्लेशन को, इम्पैक्ट क्या क्या होता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ऊपर, और इसके साथ साथ हमें बात करनी है वेरियस कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, स्किप इन्फ्लेशन, स्किप आपके अलग अलग टाइप के ग्रीडफ्लेशन कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड हैं, बात करेंगे। थैंक यू इस सेशन को देखने के लिए। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल वसु कटारा स्टडी IQ पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया इसको लाइक ज़रूर करें, और वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड ही यूज़ करना है,
जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे कोर्सेज में एडमिशन लें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।